ओबेसिटी का सेक्सुअल हेल्थ से क्या लेना देना है या कैसे उसके लिंक अप है, प्लीज बताइए। देखिए शिखर, ओबेसिटी जो है एक बहुत ही रैंडम और एक पैंडेमिक डिजीज बन चुकी है हमारे इंडिया में। एंड डेफिनेटली इंडिया इज द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानता हूँ कि आपके लिए ओबेसिटी क्या है, कि ये पर्सन ओवरवेट है या ओबेसिटी में आ रहा है। देखिए ओबेसिटी का जो सबसे कॉमन पैरामीटर हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं बॉडी मास इंडेक्स। जो हम बीएमआई। हाइट वेट वेस्ट सर्कमफेरेंस इन सब चीजों से वो देखते हैं। तो बेसिकली देखिए बीएमआई का अगर हम कैलकुलेशन सिंपल सा करें तो लेस देन 18.5 नॉर्मल है, ठीक है, और 23 टू 24.9 ओवरवेट है, और मोर देन 25 को हम ओबीस कहते हैं। क्या इनको इनफर्टिलिटी इशू आ सकते हैं क्या? देखिए बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा शिखर। देखिए ओबेसिटी हमेशा इनफर्टिलिटी कर सकता है। क्या मैस्टरबेशन करने से मसल बिल्डिंग का क्या लिंक है? देखिए मास्टरबेशन करने से मसल बिल्डिंग का कोई लिंक नहीं है। मैंने बहुत वीडियोस बनाई है अपने यूट्यूब चैनल पे और इंस्टा पे भी डाली मास्टरबेशन पे। मास्टरबेशन के अराउंड एक बहुत बड़ा हवा बना हुआ है इंडिया में। कि द कंजम्पशन ऑफ प्रोसेस फूड ये हमारे टेस्टो लेवल पे या ओबेसिटी पे या इवन फीमेल्स पे कितना असर करता है, मुझे वो जानना है। देखिए प्रोसेस्ड फूड्स तो हम हमेशा कहते हैं इट इज नॉट हेल्दी और नॉट गुड फॉर द बॉडी, क्योंकि देखिए प्रोसेस्ड फूड में बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो उसको प्रिजर्वेटिव्स डाल के रखे जाते हैं। जी। आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव, लेसिथिन हो गया, सोया हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई। मैं चाहता हूँ कि आप एक करके पहले अल्कोहल का इफेक्ट बताएं सेक्स ड्राइव में, या फिर हमारे स्पर्म हेल्थ पे, और स्मोकिंग का सेक्स हेल्थ पे, या फिर हमारे स्पर्म पे। इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? अल्कोहल जो है वो बेसिकली लो क्वांटिटी में, ठीक है, लो क्वांटिटी में वैजो डायलेशन करता है। जो पेनिस की ब्लड वेसल है उसको डायलेट कर देता है। अब जब ब्लड वेसल मोटी होगी, डायलेट माने मोटी होगी, जब मोटी हो गई तो ब्लड ज्यादा जाएगा। जब ब्लड ज्यादा जाएगा तो वापस वाला रिटर्न बंद हो जाएगा, और उसके वजह से आपका इरेक्शन क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। लेकिन ये सच जो है ये सिर्फ आधा सच है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय न्यू पॉडकास्ट। जैसे आप सभी को जानते हैं, मेरा नाम है शिखर सक्सेना। आई हेल्प पीपल टू लूज 10 kg इन 100 days विदाउट यूज ऑफ एनी पिल, कैप्सूल, इंजेक्शन, पाउडर, वेट लॉस शेक, फैट बर्नर, डिटॉक्सिंग, एवोकाडो, ब्रोकली, इंटरमिटेंट फास्टिंग, कीटो डाइट, मेजरिंग ऑफ फूड, काउंटिंग कैलोरीज, मेथी दाना, जीरा वाटर, ओजम्पिक, मुंजारो, हर्बलाइट। इन सबके बगैर 10 kg कम करना है, 100 दिन के अंदर करना है, नेचुरली करना है और परमानेंटली करना है, बिना किसी बाउंस बैक के। ये मेरा काम रहता है। लेकिन आजकल ओबेसिटी से बहुत सारे सेक्सुअल इश्यूज या फिर मेन के जो पर्सनल इश्यूज हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से मैं चाहता हूं कि आज मैंने अपने पॉडकास्ट पे डॉक्टर वेंकटेश कुमार जी को बुलाया है, उनको इनवाइट किया है, ताकि वो मेन के सेक्सुअल इश्यूज के बारे में, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में, प्री मैच्योर इजैकुलेशन के बारे में जितना हो सके हम लोग को एक्नॉलेज करें, हमें एजुकेट करें। मैं चाहता हूँ आपके जितने भी डाउट्स एंड क्वेरीज है प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप करें। और बाकी ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल होने वाला है। अगर कोई भी डाउट रह जाए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप करिएगा। नमस्ते सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। हेलो शिखर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। वेलकम सर। बहुत लोगों के सवाल हैं, एक ओबेसिटी का जो आजकल इतना ट्रेंड हो गया है, या फिर कह रहे हैं इतनी बीमारी बढ़ चुकी है ओबेसिटी से, मतलब इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट बी लाइक इंडिया इज थर्ड रैंक पे कर रहा है ओबेसिटी पे, और हर 4 में से इंसान को डायबिटीज़ है। मतलब ओवरवेट ओबेसिटी ऐसे बढ़ रही है कि उससे बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं। तो आज मैं चाहता हूँ कि आप यू एज ए एक्सपर्ट ऑन लाइक सेक्सुअल हेल्थ पे, मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कि ओबेसिटी का सेक्सुअल हेल्थ से क्या लेना देना है या कैसे उसके लिंक अप है, प्लीज बताइए। देखिए शिखर, ओबेसिटी जो है एक बहुत ही रैंडम और एक पैंडेमिक डिजीज बन चुकी है हमारे इंडिया में। एंड डेफिनेटली इंडिया इज द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। देखिए ओबेसिटी सिर्फ आपका मोटापा ही नहीं, वो हर एक फैक्टर को इफेक्ट करता है। देखिए ओबेसिटी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपकी बॉडी में फैट इंक्रीज होगा। जब फैट या चर्बी इंक्रीज होगी, जो टेस्टोस्टेरोन होता है, जो मेन मेल हार्मोन होता है, वो ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है पेरिफेरी फैट में। तो उसके वजह से क्या होता है, आपकी लिबिडो कम होती है, सेक्सुअल परफॉर्मेंस कम होता है, आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है तो आपके स्पर्म प्रोडक्शन को भी इफेक्ट होता है। इसके अलावा ओबेसिटी क्या है, बेसिकली चर्बी। तो कोलेस्ट्रॉल क्या है, वेसल्स में जमने लग जाती है, जिसे हम कहते हैं कि भाई हार्ट की वेसल्स में जमती है, जिससे आपको हार्ट इश्यूज आ सकते हैं, हार्ट अटैक आ सकते हैं। उसी तरह पेनिस की छोटी छोटी ब्लड वेसल्स में भी टेस्ट ये जो प्लेक्स जमने लग जाते हैं या फैट जमने लग जाता है, उसके वजह से वहां की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। जब वहां की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है तो डेफिनेटली आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और ये बाकी चीजें आएंगी आएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए समझना ये है कि जब आप ओबीज होते हैं
तो आपकी जांघों में, पेट के साइड में, सब जगह पे फैट ज़्यादा बढ़ जाता है। जब फैट बढ़ जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होता है कि भाई फैट थर्मोजेनेसिस होता है, माने वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो स्क्रोटम के आसपास का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे कि स्पर्म प्रोडक्शन खराब हो सकता है। तो मतलब आपने एक ही स्टेटमेंट में कितना मुझे एक्नॉलेज कर दिया। अभी तक मैं सिर्फ समझ रहा था कि फैट डिपोजिशन मतलब सिर्फ और सिर्फ ब्लड वेसल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल, एलडीएल ही समझ रहा था मैं आज तक, या हार्ट इशू। लेकिन आज आपने समझाया कि अगर वहाँ पे भी जो है ऐसी वेसल्स हैं या ऐसे पाइप्स हैं, अगर उस पर भी दिक्कत आएगी तो उससे भी मेरे ख्याल से शायद लो बीपी होने की वजह से शायद ऐसा होता है। क्या क्या लिंकअप है उसका बीपी का उससे? नहीं, ब्लड प्रेशर का इससे कोई लिंकअप नहीं। हाई ब्लड प्रेशर से दिक्कत जरूर होती है, लो ब्लड प्रेशर दिक्कत नहीं होती। हाई ब्लड प्रेशर से क्या होती है कि वेसल्स धीरे धीरे नैरो होने लग जाती है, उनमें प्रेशर ज्यादा होने लगता है। जब आपका ब्लड प्रेशर ही हाई है तो हर जगह प्रेशर से ज्यादा ब्लड जा रहा है, तो वहां पर डेफिनेटली वेसल्स में कंस्ट्रिक्शन होने लग जाती है, जिसके वजह से भी आपको दिक्कत आ सकती है। और कुछ ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लाइक बीटा ब्लॉकर्स, वो लेने से भी आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। तो ओबेसिटी जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ ऐसे डेफिनेटली इंसुलिन रेजिस्टेंस भी क्रिएट करता है। एक डायबिटीज टाइप सिचुएशन भी आपको डायबिटीज भी कर सकता है, तो उस वजह से भी आपको हर जगह पे दिक्कत आने लगती है। सर मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी तरफ से जैसे ओबेसिटी समझता हूँ या लोग जिस तरह से ओबेसिटी समझ रहे हैं, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ कि आपके लिए ओबेसिटी क्या है, कि ये पर्सन ओवरवेट है या ओबेसिटी में आ रहा है। देखिए, ओबेसिटी का जो सबसे कॉमन पैरामीटर हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं बॉडी मास इंडेक्स, जो हम बीएमआई। हाइट, वेट, वेस्ट, सर्कमफ्रेंस, इन सब चीजों से वो देखते हैं। तो बेसिकली देखिए, बीएमआई का अगर हम कैलकुलेशन सिंपल सा करें तो लेस देन 18.5 नॉर्मल है, ठीक है, और 23 टू 24.9 ओवरवेट है, और मोर देन 25 को हम ओबीस कहते हैं। जी। उसी तरह मेन में वेस्ट सर्कमफ्रेंस मोर देन 90 सेंटीमीटर और फीमेल्स में मोर देन 80 सेंटीमीटर क्लासिफाइज इनटू ओबेसिटी। तो ये हम कुछ पैरामीटर्स है जो मतलब हम मेल consider- की है तो 90 सेंटीमीटर है, और फीमेल फीमेल की है तो 80 सेंटीमीटर सेंटीमीटर वेस्ट से सर्कमफ्रेंस ज्यादा अगर वेस्ट सर्कमफ्रेंस है तो वो ओबेसिटी के में आ अंदर जाता है। क्लासिफाई ठीक होती है। है जी। तो जैसा आपने बताया कि अगर ये 90 सेंटीमीटर है या 80 सेंटीमीटर से ऊपर जा रहा है तो कहीं ना कहीं ओबेसिटी पे जा रहा है। तो क्या इस आप कह सकते हैं कि ये जो जिनका वेस्ट सर्कमफ्रेंस हो रहा है, क्या इनको इनफर्टिलिटी इशू आ सकते हैं क्या? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा शिखर। देखिए, ओबेसिटी हमेशा इनफर्टिलिटी कर सकता है, मेल और फीमेल दोनों। अब कैसे? देखिए, मेल में सबसे बड़ी बात है कि अगर ओबेसिटी ज्यादा होगी तो आपका फैट ज्यादा होगा बॉडी में। ठीक है। अगर फैट ज्यादा होगा, पेरिफेरल फैट में जो टेस्टोस्टेरोन होता है, मेल हार्मोन, वो कन्वर्ट होगा ईस्ट्रोजन में, जो एक ठीक है। फीमेल हार्मोन फीमेल होता है। हार्मोन हो जाता तो आपका सेक्सुअल पावर, लिबिडो, सेक्स करने की क्षमता, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये सब आने लग जाए। सेकेंडली, आपके वहां पे टेस्टोस्टेरोन कम होगा तो स्पर्म का प्रोडक्शन, स्पर्म की क्वालिटी यानी मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी, ये सारे पैरामीटर्स धीरे धीरे इफेक्ट होने लगते हैं। ओबेसिटी आपकी छोटी छोटी वेसल्स को इफेक्ट करता है, तो आपका इरेक्शन इश्यूज भी करता है। उसके अलावा वहां पे फैट, जैसे मान लो जांघों में फैट ज्यादा हो गया तो आपके वहां के टेम्परेचर बढ़ा देगा टेस्टिस का। देखिए, टेस्टिस बॉडी से बाहर क्यों दिए भगवान ने, अंदर क्यों नहीं दी? ओवरी तो अंदर दी है, लेकिन टेस्टिस बाहर क्यों दी? क्योंकि उसका टेम्परेचर बॉडी से 2 डिग्री कम होना चाहिए। जी। तो अगर वो टेम्परेचर नहीं मेंटेन होगा तो स्पर्म प्रोडक्शन को डेफिनेटली मतलब जो हैम्पर होगा। टेम्परेचर है वो स्पर्म प्रोडक्शन के लिए ऑप्टिमल है। ऑप्टिमल होना इससे चाहिए, ज्यादा या घटेगा तो दिक्कत तो होगी। उससे दिक्कत होगी। ज्यादा होगा तो वो दिक्कत होगी, लेकिन वहां पे अगर फैट बढ़ेगा तो टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, तो उसकी वजह से फर्टिलिटी में दिक्कत होगी। आपने भी एक वर्ड यूज किया मॉर्फोलॉजी, उसको थोड़ा सा मैं चाहता हूँ ऑडियंस के लिए थोड़ा। देखिए, स्पर्म जो होती है, सीमन एनालिसिस हम करते हैं, WHO प्रोटोकॉल है जो हम फॉलो करते हैं सबके साथ 2010 के। तो उसमें स्पर्म के पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें हम वॉल्यूम की बात करें कि भाई वॉल्यूम कितना, तो मोर देन 1.5 ml नॉर्मल होना चाहिए। स्पर्म कंसंट्रेशन होता है उसमें, स्पर्म मोटिलिटी होती है। देखिए, एक स्पर्म जो होता है या वीर्य जो होता है, उसका एक हेड होता है यानी सर, एक धड़ होता है यानी बॉडी, और एक टेल होती है यानी पूंछ। तो स्पर्म जो होता है कि रिलीज कहाँ होता है? वजाइना में, और वहां से उसको तैर के जाना है यूट्रस तक, जहाँ पे वो ओवा से मिलता है, जो ओवरी से रिलीज होता जो है, एग्स मिलता है, जो fertile एग्स होने मिलते हैं वहां पे वो फर्टिलाइज करता है। तो अगर मॉर्फोलॉजी मतलब होता है कि भाई अगर किसी का सर टेढ़ा है, मुंह, आंख पिचकी हुई है, नाक खराब, तो उसी तरह स्पर्म की मॉर्फोलॉजी माने हेड में दिक्कत है, माने हेड में दिक्कत या धड़ में दिक्कत है बॉडी में, या टेल खराब है, तो हम उसको कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल डिफेक्ट्स। तो वो मॉर्फोलॉजी होनी चाहिए, उसे हम क्रूगर क्राइटेरिया कहते हैं, मोर देन 4% नॉर्मल होना चाहिए। उसी के अलावा बाकी हमारी मोटिलिटी माने कितना आगे, प्रोग्रेसिव मोटिलिटी, तो उसमें भी हमारे पैरामीटर्स है कि प्रोग्रेसिव माने खुद बहुत तेजी से दौड़ के जा रहा है, नॉन प्रोग्रेसिव तो इस तरह की उसकी मोटिलिटी भी होती है। तो देयर आर वेरियस पैरामीटर्स व्हिच वी टेस्ट द स्पर्म ऑन। तो क्या उसके लिए हम कहते इसका स्पर्म की क्वालिटी से जो हमारा बच्चा पैदा होने वाला है, क्या उसके लाइफ में कुछ फर्क पड़ता है या उसके लुक्स में या उसके ब्रेन पे या कुछ फर्क पड़ता है क्या? हैं, देखिए, स्पर्म बेसिकली हर चीज का तो जेनेसिस स्पर्म ही है,
ठीक है, और अगर वो फ्यूज हो रहा है एग से तो डेफिनेटली वो अपना डीएनए कर रहा है। ओबेसिटी से मतलब फ्री रेडिकल डैमेज होता है, जिससे स्पर्म का डीएनए भी डैमेज होता है, जी। तो बर्थ डिफेक्ट्स आ सकते हैं, ठीक है, बच्चों में बहुत सारी अबनॉर्मेलिटीज देखने को मिल सकती है। तो डेफिनेटली इट डज अफेक्ट ऑल पैरामीटर्स, ये बात सच है। जैसे जितनी हम लोग की समझ थी कि अगर किसी का पेनिस अगर जो है मतलब इरेक्ट हो रहा है तो जो मेरी समझ है कि इट इज बिकॉज कि वहाँ पे ब्लड प्रेशर ज्यादा जा रहा है तभी जाके वो उसकी वो हार्ड हो रहा है, एम आई राइट? नहीं, हाँ। ये टोटली ऑपोजिट है। अच्छा। देखिए, पेनिस का इरेक्शन का मैकेनिज्म बहुत ही लाजवाब है। तो पेनिस में जो ब्लड सप्लाई जाती है, जैसे ही आप एक्साइट होते हैं सबसे पहली बात, तो बहुत सारे हार्मोन्स, मतलब लेमन लैंग्वेज में बात करेंगे जी, क्योंकि जी। देखिए मैं बहुत ज्यादा प्रोफेशनल यूज करूंगा तो आपके दर्शकों को नहीं समझ आएगा। तो भाई वहाँ की ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, तो खून जाने लग जाता है वहाँ पे। भाई आप बॉडी में किसी पार्ट का एक्सरसाइज करते हैं, अगर आप दौड़ेंगे तो आपके पैर में ब्लड सप्लाई जाना हाँ, चाहिए। जैसे हम आप लोग अगर वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट पम्प्ड अप हो जाती है, पम्प्ड अप होती है, ठीक है? तो तो उसी मैं तरह वही समझता हूँ कि तो- वही वहाँ पे ब्लड प्रेशर ज्यादा जा रहा है नहीं, इसलिए। वहां पे ब्लड ज्यादा जा रहा है, लेकिन जैसे ही पेनिस में ब्लड जाता है तो पेनिस की टिश्यूज होती है, मसल होती है, कावर्नोजल टिश्यू जिसे हम कहते हैं, तो वो फूल जाती है ब्लड के वजह से। वो फूल जाती है तो जो वेनस रिटर्न है, माने जिससे ब्लड वापस जाना चाहिए, भाई एक तरह से ब्लड जा रहा था वापस भी जाना चाहिए, वो बंद हो जाती है। वॉल्व एक तरीके से। वॉल्व नहीं है एग्जैक्टली, वो बेसिकली कंप्रेस हो जाती है बिटवीन द Okay. कावर्नोजल टिश्यूज। हम्म। तो जैसे ही वो कंप्रेस हो जाएंगी तो वहां पे ब्लड रुक जाएगा, तो इसलिए पेनिस में एंगॉर्जमेंट और इरेक्शन आएगा। अगर किसी की वेन्स में दिक्कत हो, या जिसे हम कहते हैं वेनस लीक, तो उस कंडीशन में भी ब्लड रुकता नहीं है और चला जाता है, तो उनको भी इरेक्शन की दिक्कत होती है। तो बेसिकली पेनिस का इरेक्शन मैकेनिज्म दो टिप, ब्लड अच्छे से अंदर जाना और बाहर ना आना, उसी की वजह से पेनिस का तभी जाके इरेक्शन वो होल्ड कर पाएगा। होल्ड कर पाएगा जी। Exactly. सर बहुत लोगों के मतलब सवाल हैं, जैसे जैसे आप बोला ना कि बहुत लेमैन ऑडियंस है, उनको बहुत चीज़ें समझनी है, तो उनका सवाल ये है कि क्या बेली फैट से होने से, क्योंकि जनरली मैन हमेशा एप्पल शेप पे वेट गेन करते हैं, मतलब जितना भी होगा वो बेली फैट पे ही आएगा, बहुत कम होगा इनका थाइस या इसके नीचे हिप में जाएगा। वुमेन हमेशा थाइस और हिप में गेन करती हैं, मैन हमेशा एप्पल शेप में। इसका कोई को रीजन तो बता पाएंगे आप? देखिए, मोस्टली जेनेटिक्स की बात है। इंडियन मेल्स दे मोस्टली टेंड टू गेन ऑन देयर बेलीज rather than other parts of the body, so it's basically based on your genetics as well as your place of region लेकिन as ये well. ऑडियंस सब लोग मतलब शायद 20 साल से कंटेंट बनता आ रहा है अबाउट फिटनेस एंड एवरीथिंग, हर कोई अभी तक यही समझ रहा है कि वो क्रंचेस मारेंगे तो उनका बेली फैट बर्न हो जाएगा। नहीं, देखिए बात बेसिकली क्रंचेस मारने से आपका बेली फैट नहीं बर्न होगा। आपको पहले अपना बेली फैट कम करना है और उसके बाद क्रंचेस मारने। देखिए, क्रंचेस जो आपका काम करेगा वो आपके मसल्स पे काम करेगा जी। और बेली फैट वो इतना कम नहीं कर पाएगा। उसके लिए पहले आपको अपना फैट खुद से बर्न करना है, आपको थोड़ा सा लीन होना है, और उसके बाद अगर आप क्रंचेस मारेंगे तो ज्यादा एक अच्छा इफेक्ट देगा। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि आपको समझ, जितने भी ट्रेनर्स हैं मतलब फिटनेस कोच, तो वो हमेशा यही बोलते हैं कि जैसे, या फिर खुद भी लोग, जैसे ही मुझे लगता है पेट बहुत निकला है तो एक ही चीज समझ में आती है कि हम क्रंचेस मारेंगे, वेरी कॉमन और लेमन एक्सरसाइज की क्रंचेस मारेंगे तो हमारा बेली फैट बन हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ खुद आप भी समझाएं और मैं भी समझाऊँ कि स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, एक जगह का फैट हम बर्न नहीं कर सकते हैं। देखिए, मैं खुद ही एक फिटनेस एंथुसियास्ट हूँ एंड आई आल्सो रन एंड मैं हाफ मैराथन भी दौड़ चुका हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे हिसाब से सबसे पहले फैट रिड्यूस करने के लिए आपको कार्डियो एक्टिविटीज बढ़ानी है, सर्किट ट्रेनिंग करना चाहिए, जिससे आपकी पहले बॉडी का फैट बर्न हो। आप सिर्फ क्रंचेस मारेंगे तो आपका बेली फैट कभी भी कम नहीं होगा। हाँ, ये इनफैक्ट और नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि अगर आपका बेली फैट ज्यादा तो आपकी वहां की मसल्स वीक है, तो हर्निया या ऐसे मस्कुलर वीकनेस, डायसिस रेक्टाई, ये ज्यादा हो सकती है। तो मेरे ओपिनियन में पहले आपको कार्डियो, और मैं सब जिम ट्रेनर्स को भी बोलता हूँ कि भाई पहले आप अपने क्लाइंट्स का नेचुरली फैट लूज कराएं थ्रू सर्किट ट्रेनिंग या कार्डियो एक्टिविटीज, जिससे वो थोड़ा सा लीन हो, और उसके बाद उसको क्रंचेस करे, वो सप्लीमेंट करेगा। लेकिन अगर किसी का पेट इतना बाहर है और आप उसको सिर्फ क्रंचेस करा रहे हो तो वो कभी भी काम नहीं करने वाला। सर आपके हिसाब से बेली फैट स्ट्रेस को लीड करता है या स्ट्रेस बेली फैट को लीड करता है? मतलब पहले आपको लगता है कि कौन ट्रिगरिंग पॉइंट बैठता है? देखिए, ये दोनों चीजें वाइसा वर्सा है, ठीक है, मतलब एक दूसरे के साथ कोरिलेशन कोरिलेशन में। अगर आप स्ट्रेस में हैं, डेफिनेटली सम पीपल टेंड टू ओवर ईट इन स्ट्रेस, सम पीपल दे डोंट टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ व्हेन दे आर इन स्ट्रेस। और जब आप ओबीस हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप स्ट्रेसफुल हो जाएंगे अपनी बॉडी को देख के कि भाई मेरी बॉडी शेप में नहीं है, मैं कैसा पेट है, एंड लॉट ऑफ पीपल हैव वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर इमेज, तो उनको थोड़ी दिक्कत होने लग जाती है कि भाई क्या हो रहा है। तो डेफिनेटली इट इज बोथ इंटरकोरिलेटेड। एंड क्या स्ट्रेस से आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन का भी लिंक अप है? यस, डेफिनेटली। देखिए, स्ट्रेस जब बॉडी में होता है तो एक हार्मोन बढ़ता है जिसे हम कहते हैं कॉर्टिसोल।
कॉर्टिसोल भी आपकी ओबिसिटी का ज्यादा, आपका कॉर्टिसोल ज्यादा होगा तो आपका फैट डिपोजिशन ज्यादा होगा, तो जिसमें हमारा इस पीछे कंधों के पीछे ट्रंकल ओबिसिटी, पेट में, तो इन सब में फैट डिपोजिशन ज्यादा होगा। अगर आपका कॉर्टिसोल ज्यादा होगा तो लोग ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, तो उसके वजह से आपका, देखिए क्यों आपको सेक्स में मजा आता है, इट इज अ वेरी बेसिक थिंग, डोपामिन। डोपामिन एक हार्मोन होता है जो आपको प्लेजर हार्मोन कहते हैं। जैसे ही वो बढ़ेगा तो आपको प्लेजर होगा। कुछ लोगों को पेंटिंग में मजा आता है, क्यों? उनको पेंटिंग से डोपामिन बढ़ता है। तो एवरीवन हैज देयर ओन स्पोर्ट। कुछ लोगों को एडवेंचर स्पोर्ट्स में मजा आता है। तो जब भी कॉर्टिसोल बढ़ेगा तो वो डोपामिन के एंटी जाता है, तो डेफिनेटली इट विल हैव इरेक्शन इश्यूज एज वेल, इट विल नॉट गिव यू दैट मच प्लेजर व्हेन यू आर इन स्ट्रेस। तो जब तो सिर्फ मेल अगर कोई स्ट्रेस है तो फीमेल को भी ये पास ऑन होगा, कैसे होगा? मतलब कि अगर वो अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं तो फिर क्या उनको इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, हमेशा मैं एक चीज बात बताता हूँ, हमने एक अच्छा क्वेश्चन भी उठाया। देखिए, हमारे इंडियन सोसाइटी में मेजरली, मैं आपको बताऊँ, मैं 15 ईयर से सेक्सुअल प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सेक्सोलॉजिस्ट हूँ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना कि फीमेल्स दे डोंट स्पीक अप टू देयर हस्बैंड्स। भाई, अगर आपका हस्बैंड आपको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, उसको इरेक्शन में इशू है, उसको शीघ्र पतन या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, तो शायद शादी के 10 साल हो जाते हैं कि कभी फीमेल कुछ बोल नहीं पाती। मेल को भी रियलाइज होता है। देखिए, मेल और फीमेल ऑर्गेजम में बहुत डिफरेंस है। देखिए, मेल जो होता है कि उसको पता है कि जब आपका वीर्यपात हो गया, माने व्हेन यू इजैकुलेट, तो आपका ऑर्गेजम हो गया, आप सेटिस्फाई हो गए। वो 10 सेकंड में भी हो सकता है और 10 मिनट में भी हो सकता है, बट फीमेल ऑर्गेजम अचीव करना बहुत ही मुश्किल है। मैं डाटा ये कहती है मोर देन 70 to 80% of Indian females have never achieved an orgasm. In fact, 70 to 80% females have never achieved an orgasm because it is very difficult. Plus, the main 90% of males, they suffer from premature ejaculation or शीघ्रपतन जिसे हम कहते हैं. So premature ejaculation by definition is less than 2 minutes. ठीक है? तो उसमें बहुत सारी क्राइटेरिया होती है, सिवियर, नॉन सिवियर। तो डेफिनेटली देखिए, स्ट्रेस अगर होगा, आप अपने पार्टनर को थोड़ा सा satisfy, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करिए ऑडियंस के लिए। देखिए, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, शीघ्र पतन, ये होता है कि आप जो है जल्दी इजैकुलेट कर जाए, माने वीर्यपात जल्दी हो जाए। तो बाय इंटरनेशनल सोसाइटी का जो डेफिनेशन है वो लेस देन 2 मिनट्स है। अब अगर आपका इजैकुलेशन 2 मिनट से कम में हो रहा है तो वो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन क्लासिफाई करता है। क्या ये फैक्टर्स इसको ट्रिगर करते हैं या रिलेट करते हैं कि इन फैक्टर्स की वजह से ये शीघ्र पतन हो रहा है, या कौन फिर से फैक्टर्स? कि क्या क्या रीजंस हैं? अच्छा, उसके देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि लेकिन 2 मिनट जो है वो एक खास क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि आप शायद 3 या 5 मिनट में भी अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। तो ये एक आर्बिट्री क्लासिफिकेशन जरूर है, लेकिन आपको समझना है कि आपकी पार्टनर कब सेटिस्फाई हो रही है। तो देखिए, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन सबसे कॉमन रीजन जो होता है वो होता है हमारा साइकोलॉजिकल। मतलब जो लड़का होता है काफी बार स्ट्रेस में होता है कि मैं अपने पार्टनर के साथ प्लीज कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। काफी बार नई शादी होती है या नई गर्लफ्रेंड बनी होती है, उसके वजह से वो एकदम स्ट्रेस में होता है। तो वहां पे उसको आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, परफॉर्मेंस एंजाइटी। तो वो एकदम स्ट्रेस में होता है कि भाई आज मुझे कैसे करना है, क्या करना है, और उसी चक्कर में ये हो जाता है। थिंकिंग ज्यादा हो रहा है, थिंकिंग, ओवर एग्जीक्यूशन कम हो पाया, और उसकी वजह से क्या है, परफॉर्मेंस एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, ओवर स्टिमुलेशन। कुछ लोग ज्यादा जल्दी स्टिमुलेट हो जाते हैं कि भाई आप सोचते रहेंगे एकदम, हाँ मेरे को आज करना है, या फोन पे बात करके, या काफी बार बिल्कुल पास में आए और आपको अपने पे कंट्रोल नहीं है, और इसीलिए आपका हो जाता है। या वीक पेल्विक फ्लोर मसल्स हो, अगर आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक हो गई हो तो उस कंडीशन में भी आप जल्दी इजैकुलेट करते हैं। एंड डेफिनेटली ओवर सेंसिटिविटी ऑफ द ग्लैंड्स। देखिए, अगर आप देखेंगे तो जितने भी हिंदू हैं तो उनका जो ग्लैंड्स है, माने जो टोपा है, वो कवर्ड नहीं होता, मतलब वो कवर्ड होता है, सॉरी जी, मतलब वो जैसे मुसलमानों में खतना होता है, या वो कवर्ड नहीं होता, तो वो कवर्ड होता है स्किन से। तो जैसे ही वो एक्सपोज होता है, अगर आप कभी मान के चलिए स्किन पीछे करके एक बार अंडरवेयर में रख के देखिए, 5 मिनट आप इतने अनकंफर्टेबल हो जाएंगे कि आप परेशान होते रहेंगे। तो वो भी काफी बार क्या होता है, वो सेंसिटिव हो जाता है, तो ट्रिगर होता है और उसी की वजह से इजैकुलेशन हो जाता है। आपने भी वर्ड यूज किया वीक पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस, थोड़ा उसके बारे में इलैबोरेट करिए कि वो कौन सी एक्सरसाइज होती है, कैसे करी जाती है, या कुछ एक्सरसाइज के नाम बता दीजिए ताकि वो लोग ऑडियंस। देखिए, बेसिकली पेल्विक फ्लोर मसल्स जो होती है हमारी बॉडी में, जैसे हमारे वहां पे होता है, जो हमारे यूरेथ्रा को सराउंड करता है, वो होता है बल्बो कावर्नस और बल्बो स्पॉन्जियस। अब ये जो मसल्स है, इसको हम स्ट्रेंथन करके, मैं हर पेशेंट को बोलता हूँ, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हम रोक सकते हैं। दवाइयाँ थोड़ी टेम्पररी होती है, बट बाकी इनका बहुत बड़ा रोल होता है कि हम इसको कंट्रोल करके इसको ठीक करें। तो इसके हम कहते हैं कीगल एक्सरसाइजेस, यानी पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस, PFMT। तो इन एक्सरसाइजेस को अगर हम करेंगे, ये एक्सरसाइज आप बैठे बैठे कर सकते हैं, ऑफिस चेयर पे कर सकते हैं, आप गाड़ी में जा रहे हैं तब कर सकते हैं। अगर आप ये एक्सरसाइज करके अपने मसल का टोन बढ़ा देते हैं और उसको स्ट्रांग बना लेते हैं,
तो उस कंडीशन में आपको ये प्रीमेच्योर इजैकुलेशन से परमानेंट निजात मिलेगा। एक बहुत बड़ा सेगमेंट ये तो अडल्ट के बारे में हो गई। अब एक टीन्स का सेगमेंट आता है जो ये 18 से लेके 22-24 तक जो आता है ना, उसमें एक बहुत कॉमन चीज़ वो है जो बहुत लोग डिस्कस करते हैं, वो है सिर्फ और सिर्फ मैस्टरबेशन। मैस्टरबेशन 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 वो इतना ज़्यादा इस बारे में बात होती है कि शायद खुल के लोग बात नहीं कर पाते, या फिर बहुत ज़्यादा इलॉजिकल है, ब्रो साइंस बहुत ज़्यादा है। तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले सबसे बड़ा स्टेटमेंट कि क्या मैस्टरबेशन करने से मसल बिल्डिंग का क्या लिंक है? देखिए, मास्टरबेशन करने से मसल बिल्डिंग का कोई लिंक नहीं है। मैंने बहुत वीडियोस बनाई है अपने यूट्यूब चैनल पे और इंस्टा पे भी डाली मास्टरबेशन पे। मास्टरबेशन के अराउंड एक बहुत बड़ा हवा बना हुआ है इंडिया में। कोई बिल्कुल उसको कंडेम करता है, कोई बोलता है जी ठीक है, कोई ऐसा कहता है कि भाई मास्टरबेशन करा तो तुम बर्बाद हो जाओगे। मतलब और देयर आर थंबनेल्स जो कहते हैं उनकी मैस्टरबेशन इज इक्वल टू डेथ, या फिर बोलते हैं कि मतलब आप कंट्रोल करना चाहिए, आपको वीक नहीं बनाना चाहिए, उसकी बहुत हाई क्वालिटी होता है, उससे आपका मसल बिल्डिंग बहुत ऊपर लेवल चली जाएगी, बहुत सारे हैं। तो मैं चाहता हूँ प्लीज आप एक्नॉलेज करें इसके बारे में। देखिए, अक्सर मेरे पास जो पेशेंट आता है ना यंग एज का, मान लो कोई 18 से 30 के बीच का, तो वो ये सबसे बोलता है सर बचपन की गलती होगी। अब ये बचपन की गलती का वर्ड कहाँ से आता है? ये सब यूट्यूब से, ये डर से जो बहुत लोगों ने गलत फैलाया हुआ है। देखिए, मास्टरबेशन बेसिकली क्या है? मास्टरबेशन इज अ एक्ट ऑफ सेल्फ प्लेजर, ठीक है? भाई हर के पास सेक्स का जरिया नहीं, वो नहीं कर सकता। तो मास्टरबेशन इज अ एक्ट ऑफ सेल्फ प्लेजर एंड सेल्फ एक्सप्लोरिंग। इट इज नॉट रॉन्ग, बट इट शुड नॉट बी एडिक्टिव। मैं हर को यही बोलता हूँ, गलत नहीं है लेकिन एडिक्शन नहीं बनना चाहिए। मास्टरबेशन बेसिकली क्या करता है? वही डोपामिन बढ़ाता है आपका, आपको प्लेजर हार्मोन बढ़ाता है, आपको अच्छा लगता है। जो लोग ये कहते हैं कि भाई मास्टरबेशन करने से आपका वीर्यपात होता है और आप कमजोर हो जाएंगे और आप आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, तो उन लोगों से मेरा ये सवाल है कि जो लोग शादी के बाद रोज सेक्स करते हैं, तो क्या वो भी कमजोर हो जाने चाहिए? उनमें कहाँ से इतनी ताकत आती है, या वो उनका कैसे उनको इतना अच्छा फील होता है, उनका रिलेशनशिप कैसे अच्छा होता है? भाई बेसिकली वीर्यपात तो सेक्स में भी हो रहा है और मास्टरबेशन में भी हो रहा है। तो जब अगर दोनों कंडीशन में वीर्य बाहर ही निकल रहा है, तो उसमें एक में पूरी कमजोरी आ गई और एक में बंदा ताकतवर हो गया और वो शेर है, ये कैसे? तो उन लोगों को सोचना चाहिए ऐसे गलत स्टेटमेंट्स बनाने से पहले। और जो व्यूअर्स हैं उनको भी समझना चाहिए कि मास्टरबेशन गलत नहीं है, लेकिन एक्सेस नहीं होना चाहिए, एडिक्टिव नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि आप सारा काम छोड़ के उसी पे ध्यान है, और विग्रेस या प्रोन मास्टरबेशन भी नहीं होना चाहिए। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है। आपके हिसाब से आपने बोला कि ये ओवर एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, आप बता सकते हैं ओवर एक्सेस का क्या नंबर बोलना चाहते हैं आप? देखिए, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, फिर भी कि एक बॉल पार्क की, ताकि लोग समझ सके कि देखिए कहाँ अगर मैं कह दूं किसी के लिए हफ्ते में 2 बार ज्यादा है या किसी के लिए हफ्ते में 1 बार कम है, ये तो आपको अपने को पता है कि आपको जी कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे थमना है। और ऐसा देखिए, बात एडिक्शन का क्या मतलब होता है? एडिक्शन का मतलब ये नहीं होता कि आप दिन में 10 बार मास्टरबेट कर रहे हैं। आपका ये होता है कि आप एडिक्शन बेसिकली क्या होता है? सिगरेट होती है, भाई आप कुछ करो, आपको पता है कि तलब, जैसे अगर कि वो भाई आपके थॉट थॉट प्रोसेस चल प्रोसेस रहा में है बस और वो आपके वर्क लाइफ में या फिर बाकी जी सब में हैम्पर कर रहा है, जी आपके थॉट प्रोसेस में हैम्पर जी कर रहा है, आपके दिमाग में 50% हमेशा यही चल रहा है जी या उससे ज्यादा चल रहा है, तब जी। इनको कि ये अभी एडिक्शन है। आपको आपकी मम्मी ने बोला जी बेटा जाके बाजार से ये सामान लाओ, आपके दिमाग में यही चल रहा है कि मुझे तो अभी पहले एक बार हस्तमैथुन करना है फिर मैं जाऊंगा। भैया आपके दोस्तों के साथ आपको कहीं जाना नहीं, यार मैं अभी यार ऐसे करना चाहता हूँ, ये इसे एडिक्शन If कहते हैं। 90% of your brain is revolving about all these things, then comes देन the इट इज कॉल्ड एडिक्शन। बाकी ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है कि आप दिन में 1 बार कर रहे हो तो गलत है या हफ्ते में 1 बार कर रहे हो तो गलत है। इट शुड नॉट बी एडिक्टिव, इट शुड नॉट बिकम कंपल्सिव बिहेवियर। आप बहुत इंटेलेक्चुअल लेवल पे जा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ यूट्यूब पे ऐसा कंटेंट है ना, अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपको इससे शॉक लग जाएगा कि एक है मसल बिल्डिंग पे लाइक करता है। एक केस था, मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई लोग कमेंट करते हैं, क्या करते हैं नहीं पता। एक था कि एक लड़के ने एक दिन में 43 टाइम्स इजैकुलेट किया था, अगले दिन उसकी डेथ हो गई थी। तो नीचे लोग कमेंट कर रहे थे कि गाइस 42 इज द लिमिट। तो मतलब ये है कि 43 टाइम्स पे आप पे क्या बोलना है कि 40 टाइम्स इन अ डे उसकी डेथ हो गई थी। देखिए, ये वाला आर्टिकल मैंने भी पढ़ा था। देखिए, जो चीज ये तो गलत है ना। आप क्या 43 टाइम्स सेक्स कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आपको पता है आपकी बॉडी की कैपेसिटी क्या है और वो क्या प्रूव करना चाह रहा था, ये कुछ पता नहीं। देखिए, हमेशा याद रखिए, आप अपनी बॉडी को अगर अब्यूज करेंगे, वेदर इट बी मास्टरबेशन, वेदर इट बी अल्कोहल, वेदर इट बी स्मोकिंग, वेदर इट बी एनीथिंग,
स्टेरॉइड अब्यूज भी है ना, कोई भी स्टेरॉइड अब्यूज हाँ। मान लीजिए, प्रोटीन इंटेक, कोई भी चीज करेंगे तो उसके खामियाजा तो आपको ही झेलना पड़ेगा। अगर आपको पता जैसे है हम कि लोग भाई बोलते हैं ना कि अति हर चीज की खराब है, अति हर चीज, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। इज बैड। यस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो अगर वो सोच के चलेंगे, मैं हमेशा एक पॉडकास्ट करता हूँ, इससे पहले ही मैंने एक पॉडकास्ट किया था, एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है शायद हम लोग अपनी लाइफ में मिस कर गए हैं, कि विवेक। कि विवेक मतलब सही से सोचने क्षमता की जो क्षमता होती है ना, हम लोग वो खो दिए। तो स्मोकिंग, अल्कोहल, मैस्टरबेशन, ये सब वो चीजें, स्टेरॉइड अब्यूज, हर वो चीज जिसमें हम लोग गलत रास्ते पे जा रहे हैं। एवरीवन इज गोइंग अंदर। आपको बचपन बताया गया था कि आपको टाइम से सोना है, टाइम से उठना है, रात में अपनी सर्केडियन बेटर करनी है, वो भी नहीं करना है। तो हर वो चीज जब गलत जाती है तो फिर एक गलत की नदी बहती है, और फिर बहते आप एक जगह निकल जाते हो जहाँ पे फिर वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता देखिए, है। इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट ब्लेम है वो जाता है टेक्नोलॉजी को। सी, टेक्नोलॉजी इज जस्ट लाइक मास्टरबेशन, इट कैन बी बोथ यूज्ड एंड मिसयूज्ड। अब जो हमारे टाइम पे बताएंगे तो तब आता था दूरदर्शन या कुछ ऐसे सीरियल्स आते जिसको आपको देखने को पसंद नहीं था। आप ऑटोमेटिकली 9:30 बंद करके आप सोने चले जाओगे, या आप अपने परिवार के साथ बात करोगे, या कुछ एक्टिविटीज में इंटरेक्ट करोगे, कार्ड्स खेलोगे, मम्मी के साथ बैठोगे, पापा के साथ बैठोगे, बात करोगे। आज की डेट में आपके पास इतना मटेरियल कंटेंट है ऑनलाइन कि आपको आज की डेट में एक मूवी रिलीज होती है, 1 महीने में वो OTT में आ जाती है। कितने लोगों को सिनेमा जाके देखने का शौक रह गया? बहुत कम हो गया, अनटिल कोई बहुत स्पेसिफिक ना हो। तो आपके पास इतना कंटेंट है ऑनलाइन कि आप अपने आप को हमेशा बिजी रख सकते हो। तो आपस में रिलेशनशिप सफर कर रहे हैं। भाई मियाँ बीवी काम से थक के आते हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं? भाई खाना खाया, चलो यार नेटफ्लिक्स में देखते हैं, आज ये नया सीरीज आया या फिर अब तो ये है कि अलग अलग बैठ के रील चला रहे होते हैं। यस, बच्चे भी वही कर रहे होते हैं। भाई बच्चों को ये स्वाइप करने की आदत कहाँ से आई? पहले तो होता था पार्क में खेलते थे, या घर आके लूडो या कैरम खेलते थे। अब क्या है, मोबाइल में स्वाइप करने की आदत होगी। सो ऑल दिस टेक्नोलॉजी इज डेफिनेटली बीइंग मिसयूज्ड, एंड गॉड नोज वेयर एवरीवन विल गो। आपने अभी एक कंटेंट वर्ड किया, उसमें मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया, मैं चाहता हूँ कि वो तुरंत ही आप उसका जवाब दें। कि देयर आर, इंस्टाग्राम पे आपको पता है कि बहुत सारा सेक्सुअल कंटेंट या फिर ऐसा कंटेंट जो लोगों के हार्मोन्स को ट्रिगर करता है, वैसा जनरेट होता है। इट कैन बी डांस, इट कैन बी फीमेल डांसिंग, वॉट एवर यू नो वॉट सॉर्ट ऑफ कंटेंट इंटरनेट पे चल रहा है। तो क्या उससे प्री मैच्योर इजैकुलेशन या फिर सेक्स ड्राइव खराब होना, इससे क्या इसका लिंकअप है? बहुत जल्दी लोग अराउज हो जा रहे हैं चीज़ों को लेके हर टाइम। पहले क्या था कि बहुत इंसान को सर्च करके जाना पड़ता था, अब क्या है कि इन एवरी 30 सेकेंड दे आर गेटिंग सम ऑफ द स्टिमुलेशन। एम आई राइट? देखिए शिखर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमेशा याद रखिए, ऑल द टाइम एवरीवेयर समवन इज लिसनिंग टू यू। दैट मीन्स आपके मोबाइल ही आपको सुन रहा है। अभी मैं और आप आज इतना सेक्स टॉपिक बात कर रहे हैं, शायद जब ये पॉडकास्ट खत्म और हम बाहर निकले और अपना इंस्टा खोले तो कुछ ना कुछ रील्स हमको भी ऐसे आएंगे। तो डेफिनेटली देखिए अराउजल होता है। बहुत सारी रील्स आप देखिए फीमेल्स बना रही हैं। देखिए कंटेंट तो कोई लिमिट नहीं है, और सबसे बड़ी बात है इस पे कोई कंट्रोल नहीं है। एक 11 साल का बच्चा भी वो देख पा रहा है जो एक 40 साल का आदमी देख पा रहा है। सो डेफिनेटली देयर इज नो कंट्रोल। Definitely some countries like Australia, they have tried to put a control that no kids will be allowed on YouTube, Insta, and that's a very good step. And मुझे लगता है हमारी गवर्नमेंट को भी ये चीज लेना चाहिए। देखिए ओवर स्टिमुलेशन होने से डेफिनेटली आपको दिक्कत आएगी। क्योंकि अब देखिए मैं बताता हूँ, अब इसकी हम बात करते हैं कि भाई पॉर्न, अगर हम बात करते हैं कि पॉर्न एडिक्शन के बारे में, भाई पॉर्न से क्यों दिक्कत आती है लोगों को और वो बाद में क्यों इरेक्शन प्रॉब्लम हो जाती है। तो देखिए पॉर्न बेसिकली क्या होता है, इट्स अ न्यू स्टिमुलस। माने आप अगर मान लीजिए हफ्ते में 10 बार पॉर्न देखते हैं, 10 बार सेम लड़की को तो देखेंगे नहीं, वही हर बार नई वीडियो देखेंगे। क्यों? क्योंकि आपको हर बार नया स्टिमुलस लेना है। लेकिन जिससे आपकी शादी होती है या जो आपकी एक परमानेंट मान लो गर्लफ्रेंड होगी, पार्टनर होगी, वो सेम रहेगी। आपको सुबह भी वही दिखेगी, शाम को भी वही दिखेगी, 10 दिन बाद भी वही दिखेगी, 10 साल बाद भी शायद वही दिखेगी। तो आपका जो स्टिमुलस और थ्रेशोल्ड है वो आपका यहाँ है, पार्टनर आपकी अब यहाँ रह गई है। तो ये गैप जो बन गया है इतना बड़ा, उसके वजह से आपको अपने पार्टनर के साथ इंटरकोर्स में दिक्कत आती है। इससे आपको लगता है रिलेशनशिप इश्यूज, मैरिज इश्यूज, ये सब चीजें भी लिंकअप हैं? डेफिनेटली आज की डेट में मैरिज इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज, ये सब क्यों हो रहे हैं? देखिए सबसे बड़ी बात है कि पार्टनर्स को एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है। कम्युनिकेशन इज जीरो। मैं हर कपल्स को कहता हूँ कम्युनिकेशन ओपन करिए। मोस्टली इंडिया में क्या होता है, क्विकी का कॉन्सेप्ट है। हस्बैंड वाइफ थक के आए, हस्बैंड को करने का मन है, वाइफ जस्ट सबमिट्स। ठीक है, मोस्टली मान लीजिए हाउस वाइफ होंगी तो ठीक है, चलो हस्बैंड आया थक के, बेचारा काम कर रहा है, दे सबमिट, ही जस्ट डज अ क्विकी। देयर इज नो रोल ऑफ फोरप्ले, देयर इज नो रोल ऑफ कम्युनिकेशन, देयर इज नो रोल ऑफ कडलिंग ईच अदर, कैरेसिंग ईच अदर।
सो ऑल दिस इज रिलेटेड टू रिलेशनशिप। उन्होंने एक टास्क समझ रखा है मेरे एक ख्याल से। टास्क है हाँ, कि भाई करना है, चलो बस लेट्स बी डन विद इट। let's बट done आई so ऑलवेज sorry. टेल एवरीवन सेक्स इज टू एंजॉय। लोग मेरे पास आते हैं, पेशेंट आते हैं, बोलते हैं सर शादी के 5 साल हो गए, बच्चा करना है। मैंने भाई 2 साल पहले क्या कर रहे थे? सर तब तो हम पैसा अर्न करने में लगे थे, तब तो हम ये करने में लगे थे। अच्छा अब क्यों करना है? क्योंकि सर पेरेंट्स का प्रेशर बन गया तो सेक्स करा। सर हमने आज तक शायद साल में 1 या 2 बार ही करा होगा, या ऐसे भी आते हैं मेरे पास जो साल में 3 साल में 1 बार करे हैं, लेकिन अब उनको बच्चा चाहिए। भाई आप बच्चा करके करोगे क्या? चाइल्ड इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इज अ पार्ट ऑफ हैविंग सेक्स, बट सेक्स इज प्राइमरी टू एंजॉय, टू एक्सप्लोर, टू बी हैप्पी। लोग गलत ये सोचते कि भाई बस बच्चा करना है किसी तरह। जो फीमेल सालों से अनसेटिस्फाइड रही है, पिछले 10 सालों से, भाई आप पहला उसका एक बच्चा है, आप उसको फिर एक और बच्चा हाथ में थमा देते हो, तो भाई उसकी प्लेजर का क्या हुआ? शी स्टार्टेड फाइंडिंग प्लेजर इन हर किड्स। भाई जो प्लेजर उसको सेक्स से मिलना था वो सोच ली कि भाई अब मेरे को तो कभी मिलेगा ही नहीं, चलो मैं बच्चे ही करके, मैं चलो बच्चे ही मेरे को प्यार करते हैं, मैं बच्चों से ही खुश रहती हूँ। सो दिस इज अ रॉन्ग थिंग्स वेयर एवरीथिंग इज गोइंग। एक मैस्टरबेशन से, जैसे हम लोगों ने मसल बिल्डिंग के बारे में बात कर ली, एक मैस्टरबेशन से फैट लॉस का भी लोग बहुत जोड़ते हैं कि जितना मैं मैस्टरबेट करूंगा, जैसे आपने बोला था कि मैं पतला हो जाऊंगा, तो लोग सोचते हैं कि मैस्टरबेट करते रहेंगे तो हमारा फैट लॉस हो जाएगा। ये बिल्कुल एक मिथ है, इसमें कोई भी सच नहीं है। भाई आप दौड़ोगे तो आपका फैट लॉस होगा, एक बैठ के मास्टरबेट करने से कैसे फैट लॉस होगा? हाँ पेनिस का जरूर फैट लॉस हो सकता है, लेकिन और किसी का फैट लॉस नहीं होगा। मैं साइकोलॉजिस्ट हूं कि वो क्या सोच रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि मास्टरबेट करेंगे तो सीमेन निकलेगा, फिर बॉडी जो हमारे पास एक्सेस फैट है उससे और सीमेन बनाएगी, फिर हम उसको रिलीज कर देंगे, तो बेसिकली समझ रहे हैं कि ये बन रहा है और मैं निकाल रहा है, ये बन रहा है निकाल रहा है, तो हम धीरे धीरे पतले हो जाएंगे। भाई जिन लोगों को ये गलतफहमी है, मैं बहुत क्लियरली बता देना चाह रहा हूँ, जो सीमन होता है 98% वाटर होता है। सीमन इज 98% वाटर, बाकी उसमें छोटा मोटा फैट, प्रोटीन और ये सब अलग चीज है। 98% तो पानी है। अगर आपको आपका सीमन प्रोडक्शन बढ़ाना है, मैं अपने पेशेंट को कहता हूँ सबसे अच्छा फ्लूइड इनटेक बढ़ाओ, वाटर इनटेक बढ़ाओ, आपका दिन में 3 से 4 लीटर पानी पियो, ऑटोमेटिकली आपका सीमन प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा, आपका उसका क्वालिटी भी बढ़ जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको लगता है कि, और जैसे आपने पानी बोल दिया या नारियल पानी, इससे आपको लगता है क्या क्या ऐसे फ्लूइड्स हैं जो दिन भर में कंज्यूम करने चाहिए ताकि स्पर्म क्वालिटी बेटर हो सके? देखिए फ्लूइड्स में हमेशा सबसे बेस्ट मैं वाटर ही कहता हूँ। बाकी अगर आप जूस लेंगे, ये सब चीज लेंगे, देखिए ऑल दीस आर शुगरी आइटम्स, प्रोसेस्ड आइटम्स। नहीं जैसे तो हो गया नारियल पानी हो गया, या देखिए नारियल पानी का सीमन से कोई रिलेशन नहीं है। नारियल पानी इज ओके, बट इट इज गुड फॉर हेल्थ। बट अगर आप देखेंगे जिन लोगों को किडनी बीमारी है, उनके लिए नारियल पानी जहर है, क्योंकि कोकोनट वाटर इज हाई इन पोटेशियम, तो वो दिक्कत करेगा। तो मैं हर पेशेंट को कहता हूँ, चाहे वो किडनी स्टोन से क्यों ना ग्रसित हो, चाहे वो किसी भी चीज से हो, मतलब किडनी की प्रॉब्लम से क्यों ना हो, जिसमें किडनी डिसफंक्शन नहीं हुआ है, तो वाटर इज द बेस्ट सोल्यूशन। हाँ अगर आपकी सीकेडी हो गया है तो डेफिनेटली आपको वाटर इनटेक कम करना है, क्योंकि आपकी किडनी वो लेवल का पानी नहीं झेल पाएगी। ये चीज। ओके सर, एक और जो इस दुनिया में ऐब है, जैसे आप डिस्कस किया था, अल्कोहल और स्मोकिंग। मैं चाहता हूँ कि आप एक करके पहले अल्कोहल का इफेक्ट बताएं सेक्स ड्राइव में, या फिर हमारे स्पर्म हेल्थ पे, और स्मोकिंग का सेक्स हेल्थ पे, या फिर हमारे स्पर्म पे। देखिए बात करते सबसे पहले अल्कोहल के बारे में। इस अल्कोहल में मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है कि भाई इरेक्शन, क्योंकि मेरे को बहुत सारे ना मेरे दोस्त भी मेरे से काफी बार हम बैठते हैं तो वो हमसे पूछ लेते हैं कि बोलते यार कभी हम थोड़ा सा पी लेते हैं ना तो बहुत अच्छा सेक्स होता है। तो देखिए इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। अल्कोहल जो है वो बेसिकली लो क्वांटिटी में, ठीक है, लो क्वांटिटी में वैसो डायलेशन करता है, जो पेनिस की ब्लड वेसल है उसको डायलेट कर देता है। अब जब ब्लड वेसल मोटी होगी, डायलेट माने मोटी होगी, जब मोटी हो गई तो ब्लड ज्यादा जाएगा, जब ब्लड ज्यादा जाएगा तो वापस वाला रिटर्न बंद हो जाएगा, और उसके वजह से आपका इरेक्शन क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। लेकिन ये सच जो है ये सिर्फ आधा सच है। क्यों? क्योंकि देखिए आप कभी भी कम में तो रुकेंगे नहीं। दूसरा प्रॉब्लम क्या है? टॉलरेंस टू अल्कोहल। आज आपको 2 पैक में नशा हो रहा है, कल वही 2 का 5 पैक में नशा होगा, वो 5 का 10 पैक में नशा होगा। तो धीरे धीरे आपकी जो प्लेजर बिकॉज ऑफ अल्कोहल है वो आपका बढ़ता रहेगा, लेकिन आपकी पेनिस की ब्लड वेसल खराब होती रहेंगी, वहां पे फैट डिपॉजिट हो जाएगा, आपको अल्कोहल की वजह से फैटी लिवर हो जाएगा, और लिवर हमारे बहुत सारे हार्मोन्स प्रोसेस करता है, आपका पेरिफेरल फैट इंक्रीज होगा, तो आपका टेस्टोस्टेरोन ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट होगा, और आपकी मल्टीपल लेवल पे डैमेजेस होंगे अल्कोहल की वजह से, जिससे आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा। और सबसे बड़ी चीज, अल्कोहल इज अ न्यूरो डिप्रेसर एज वेल, तो आपका लिबिडो कम होगा, माने सेक्स करने की इच्छा भी ओवर द टाइम कम हो जाएगी। और अगर आप सिवियरली डिपेंडेंट हो जाते हैं अल्कोहल पे, तो डेफिनेटली you will never enjoy sex because it decreases the dopamine also, which is the pleasure hormone.
अब हम बात करते हैं स्मोकिंग के बारे में। जैसा पहले मैं जानता हूँ कि अल्कोहल कंजम्पशन से क्या फीमेल का ऑर्गेजम बेटर होता है या फिर डिग्रेड होता है? देखिए, अल्कोहल ओवर लॉन्ग टर्म एंड क्रॉनिक यूज किसी को भी भला नहीं करता। अल्कोहल बेसिकली करता है क्या, इनिबिशन कम करता है। मान के चलिए कि अ फीमेल हु इज वेरी नॉट इंटरेस्टेड इन सेक्स और मे बी इज स्केर्ड अबाउट सेक्स, मान लो उसको करना है लेकिन वो डरी हुई है, क्या होगा नहीं होगा, या उसको डर लगता है, या वो कंफर्टेबल नहीं है, अगर वो थोड़ा अल्कोहल लेगी तो शी बिकम्स अ बिट मोर कंफर्टेबल, इट टेक्स इनिबिशन। अब जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, हम एक बहुत सभ्य तरह से बात कर रहे हैं। अब मान लो कि यहीं पे मैंने आपने 2-3 पैक मार लिए, तो क्या होगा कि भाई हमारा इनिबिशन कम हो जाएगा, तो हम हो सकते हैं ओपननेस या कंफर्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाता है। बट कभी कभी अनवांटेड कम्युनिकेशन भी बढ़ जाता है। यू बिकम वेरी फ्री दैट यू डोंट रियलाइज आप कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह से बात कर रहे हैं। तो ये भी रहता है। तो हाँ, डेफिनेटली डिक्रीजेस इनिबिशन, इट कैन गेट यू इनटू गुड मूड, अ बिट कंफर्ट जोन, एंड डेफिनेटली फीमेल्स का इनिबिशन कम होगा तो दे विल बी मोर कंफर्टेबल एट टाइम्स। फॉर फीमेल्स हु आर वेरी रिजर्व्ड या वो बिल्कुल इंट्रोवर्ट टाइप जो होती है, मे बी द रीजन शायद मे फॉर बी दैट। अल्कोहल लेने से वो सिर्फ एक टास्क सा ना लगे। हाँ, मे बी, यस मे बी, बट ऐसा कोई साइंटिफिकली प्रूवन साइंटिफिक बेनिफिट नहीं नहीं है, है मैं बस ये किसी को। साइकोलॉजिकल भाई इफेक्ट कोई भी दर्शक ये ना लेके सोच के जाए कि भैया कि अल्कोहल पिला दो वाइफ को या गर्लफ्रेंड को तो वो ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि किसी किसी को अल्कोहल को हेडेक बहुत बुरी तरह हो जाता है, क्योंकि वो ब्लड वेसल्स हर जगह डायलेट करता है। तो हाँ, ये भी एक फैक्टर है। अब बात करते हैं मेन स्मोकिंग का इफेक्ट। देखिए, मुझे लगता है कि मेरे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको इरेक्शन प्रॉब्लम है या इनफर्टिलिटी इश्यूज है, तो मेरे से जब खत्म हो रहा होता है सारा कंसल्टेशन और मैं दवाई लेते हूँ, मेरे से पूछते सर 2-3 सिगरेट पी सकते हैं हमें तो ज्यादा से। देखिए बहुत ही वाइफ ना सुन ले। हाँ, ये बहुत ही गलत सवाल है। देखिए, स्मोकिंग डेफिनेटली अफेक्ट्स ऑल योर बॉडी पार्ट्स। मुझे लगता है कि बाल से लेके पैर के नाखून तक स्मोकिंग अफेक्ट करता है, और इतना अवेयरनेस हर लेवल पर है। हालांकि गवर्नमेंट देखो ऑन स्क्रीन, मतलब मान के चलो फिल्म मेकर्स ऑन स्क्रीन तो सिगरेट भी पिलाते हैं और नीचे लिख देते हैं स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, छोटा, लेकिन वो बड़े पर्दे पे जो दिख रहा है लोग उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, चाहे वो धुरंधर मूवी का हो चाहे किसी का हो, और वो लिखा होता है वो बहुत छोटा होता है जो लोग इग्नोर कर जाते हैं। जो दिखता है वो बिकता है। बट मूवी के स्टार्ट में भी बहुत बड़ा सा बोलते हैं, स्टार्ट में बोलते हैं ना, लेकिन जब वो एक्चुअली कर रहा होता है तब तो बिल्कुल छोटा सा लिखा होता है। भाई हर एक को तो अपने को रणवीर सिंह देखना है ना, उसको छोटे पर्दे में वो छोटे से क्या लिखा है उसको नहीं दिख रहा। मेन कैरेक्टर फीलिंग लेनी ना, जब वो स्मोक कर रहा होता है, चाहे वो रणवीर सिंह हो, चाहे वो रणबीर कपूर हो, चाहे वो शाहरुख खान हो, तो भाई सबको ऐसा लगता है कि हम वो है ना। लेकिन देखो फैक्ट ये है कि स्मोकिंग विल अफेक्ट डेफिनेटली। देखिए वो ब्लड वेसल्स खराब करती है, ब्लड वेसल्स में प्लेक डिपॉजिट करती है, आपके जो पेनिस के छोटे ब्लड वेसल्स में, अगर हम सिर्फ पेनिस की बात करें, आपका लिबिडो खत्म करती है। आपको बात करें तो जो आपकी मसल्स है, पेनिस की मसल्स, उसको भी डैमेज करती है। स्पर्म क्वालिटी खराब करती है, स्पर्म के हर पैरामीटर को खराब करेगी, चाहे वो मोटिलिटी हो, डीएनए डैमेज हो, मॉर्फोलॉजी हो, ऐसा कोई पैरामीटर नहीं छोड़ती स्मोकिंग। एंड डेफिनेटली एवरीवन नोज दैट स्मोकिंग कॉजेज अ लॉट ऑफ कैंसर्स इन द बॉडी। तो आई थिंक आज की डेट में अगर किसी को इंटरनेट या पॉडकास्ट या यूट्यूब के माध्यम से ये बताना पड़े कि स्मोकिंग आपके लिए गलत है, तो आई थिंक ये तो बेवकूफी है। देखिए सर, एक्चुअली क्या ना, हम लोग सहारा ढूंढते हैं, ढूंढ छोड़ने का होता क्या, पता सब कुछ होता है, लेकिन जब आपकी बात सुनते हैं ना, आपको एक ऊपर लेवल पे रखते हैं कि ये हमसे बहुत सीनियर है, ये हमसे ज़्यादा नॉलेजेबल है, तो शायद आपकी बात की वैल्यू से वो कहते हैं कि लेट्स ट्राई दिस, ये करें। लेकिन अगर कोई उनको बताएगा नहीं, होता ना कि वी बिकम द एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड योरसेल्फ। अगर 5 लोग फूक रहे हैं तो वो भी करने लग जाएगा, लेकिन आपकी बात सुन के शायद वो एक कदम आगे निकल जाएगा। देखिए मैं तो बहुत खुश होऊंगा अगर ये पॉडकास्ट सुन के अगर 2 लोग भी छोड़ दिए स्मोकिंग करना। और मैं चलो इसी बात पे 2-3 टिप्स भी देता हूँ। सबसे बड़ी बात देखिए, अगर आप स्मोक करते हैं रेगुलरली, सबसे पहला काम करिए कि रिड्यूस करिए। अगर छोड़ नहीं पा रहे हैं तो स्मोकिंग को रिड्यूस करिए। दूसरा, आपको हमेशा याद रखिए स्मोकिंग एक एडिक्टिव हैबिट है, तो उसके लिए आपको एक दूसरी हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। तो आप पहले अपने लिए कुछ एक हैबिट ढूंढिए। जो लोग कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो उनको फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करनी चाहिए। जब आप रनिंग स्टार्ट करेंगे या ब्रिस्क वॉकिंग स्टार्ट करेंगे तो आप हाफेंगे। जब आप हाफेंगे तो आपको दिक्कत लगेगा, मेरे लंग्स में कुछ दिक्कत है, तो डेफिनेटली आप डर के मारे तो रिड्यूस करेंगे और शायद छोड़ भी दें। और आप कोई एक अच्छा स्पोर्ट पकड़िए या कुछ ऐसी एक्टिविटी, शायद पेंटिंग हो, स्पोर्ट हो, जो आपको इंटरेस्ट करे, जो आपको स्मोकिंग से छुड़ा सके। एंड डेफिनेटली मैं तो देखो गवर्नमेंट का सपोर्ट करता हूँ कि भाई सिगरेट के रेट्स बढ़ाते रहें ताकि लोगों के रीच में कम से कम आ पाए। सही बात, लग्जरी में आ जाए और उसकी दाम बढ़ जाए। जी जी बिल्कुल। सर आपके हिसाब से मैं 2 चीज़ों को आप चाहता हूँ कि आप उसको बराबर समझाएं कि ये क्या है और ये क्या है।
लो स्टैमिना और लो टेस्टोस्टेरोन लेवल में क्या लिंकअप? क्या ये दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं या इंटरलिंक्ड है? देखिए डेफिनेटली इंटरलिंक्ड है। देखिए स्टेमिना लो बहुत सारे कारणों की वजह से हो सकता है। इट कैन नॉट ओनली बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन। भाई आपकी बॉडी फटीग में है, रिकवरी मोड पे है, आप आज मान लो 20 किलोमीटर दौड़ के आए और आज आपको कुछ करने का मन नहीं कर रहा, तो वो भी लो स्टेमिना है। आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है, विटामिन डी की कमी है, B12 की कमी है, मिनरल डिफिसिट्स है, तो आपको लो स्टेमिना हो सकता है। लो टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन बेसिकली एक हार्मोन है जो हमारा प्रोड्यूस होता है, और अगर हमारा उसके प्रोडक्शन में कोई दिक्कत आएगी, जैसे हमारे टेस्टिस से, लेडिक सेल से प्रोड्यूस होता है टेस्टोस्टेरोन, तो अगर उसमें दिक्कत आएगी तो टेस्टोस्टेरोन प्लेज अ लॉट ऑफ वाइटल रोल इन आवर बॉडी, राइट फ्रॉम स्पर्म प्रोडक्शन टू मसल मास टू Hair लिबिडो टू हेयर, तो बहुत सारी चीजों में रोल प्ले करता है। तो डेफिनेटली लो टेस्टोस्टेरोन कैन कॉज फटीग, लो स्टेमिना, बट लो स्टेमिना कैन बी बिकॉज ऑफ अदर रीजंस एज वेल। एक और लोग होता है कि मैस्टरबेशन से लोग सोचते हैं कि मेरे शीघ्र पतन तो हो ही रहा है लेकिन मेरे बाल ही पतले हो रहे हैं, कहते हैं थिनिंग ऑफ हेयर, कहते हैं मैस्टरबेशन से होता है। कैसा क्या? ये बिल्कुल पे मैंने एक वीडियो बनाई अभी रिसेंटली और मैंने डाली भी है। देखिए इसमें कुछ भी सच नहीं है। मास्टरबेशन करने से आपका कोई हेयर लॉस नहीं होता। देयर इज नो साइंटिफिक कोरिलेशन बिटवीन मास्टरबेशन एंड हेयर लॉस। तो आप जो ये जितनी भी कंपनीज आ गई हैं हेयर हेल्थ पे कि आपका हेयर बेहतर हो सकता है ग्रेइंग ऑफ हेयर से लेके थिनिंग से लेके, तो कितना सच है? क्या कैसे उसको ठीक करे कि इंसान अपने बाल बचा सके? क्योंकि आजकल बहुत लोगों के बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, नेक्स्ट हो गए, एंड देयर इज अ वेरी बिग मार्केट फॉर हेयर ग्रोथ, कि हेयर ग्रोथ के लिए न जाने कितने सप्लीमेंट्स है, कितनी कंपनीज है जो बोलती है कि हम आपका बाल ठीक करा देंगे। वो स्टेज बोलते हैं कि ये स्टेज है तो इसमें हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या ओपिनियन है? देखिए ऐसा है कि मार्केट में तो सब कुछ बिकता है, ठीक है। अगर आप हेयर ग्रोथ तो बहुत दूर की बात, आई एम नॉट द एक्सपर्ट ऑन दिस शिखर एंड मे बी आई विल नॉट कमेंट मोर, बट हाँ आई थिंक इफ यू आर हैविंग हेयर लॉस, डर्मेटोलॉजिस्ट इज द राइट डॉक्टर टू कंसल्ट फॉर इट। एंड बहुत सारी चीजों में शैम्पू, आपका पानी, खान पान, ये सब आपका हेयर में फर्क पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है हेरिडिटरी और जेनेटिक्स भी होता है कि आपकी फैमिली में कैसा चल रहा है। बट अगर मैं कॉमन चीज बात करूं कि पेनिस के लिए तेल, जिससे आपका पेनिस लंबा हो जाएगा, आप देखोगे पॉर्न साइट अगर आप कोई खोल के देखोगे, सबसे पहला उसमें आता है पेनिस लॉन्ग करें, एक्सेल साइज, ये तेल लगाएं या ये लगाएं या लोशन लगाएं। ऐसे ही आपकी मार्केटिंग बहुत होती है। यूट्यूब में अनफॉर्चुनेटली कोई कंट्रोल नहीं है। अभी रिसेंटली चाइना में एक रूल आया था कि भाई वही बंदा बोल सकता है जो उसका सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो। अगर आप देखोगे सेक्स के बारे में ऑनलाइन यूट्यूब में, सबसे बड़े जो ज्ञानी है वो यूरोलॉजिस्ट नहीं है, वो है फिजियोथेरेपिस्ट, वो है आयुर्वेदिक, वो है होम्योपैथिक, या जिसने कोई डिग्री नहीं करी है, जिसका कोई साइंस से रिलेशन ही नहीं है, जो फर्जी डॉक्टर्स हैं और उनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं। डेंटिस्ट, आपको क्या होता है, ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हॉस्पिटल्स खोल रखे हैं। मैं ना नाम लेना चाहूंगा ना बताना चाहूंगा, मतलब आई एम जस्ट फेड अप ऑफ द कंटेंट दैट इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। ठीक है, हमारे पॉडकास्ट से भले ही मैंने नहीं पता कितने व्यूज जाएंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जिस पे बिल्कुल ट्रैश है, शिट है, कोई डिग्री नहीं है, कोई वैलिडेशन नहीं है, कोई साइंस नहीं है, उस पे मिलियन व्यूज जाएंगे क्योंकि उनकी कोई ईमान धर्म नहीं है, वो उस पे कुछ भी लिख सकते हैं। यस, देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि लोग जो है ना ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। सबसे बड़ी बात समझिए कि आज जैसे मैं एक यूरोलॉजिस्ट हूँ, तो 3-4 डिग्री लेके बैठ के 15 साल पढ़ाई करके मैं यहाँ बैठा हूँ, तो हमेशा याद रखिए क्वालिफाइड डॉक्टर्स की सुननी चाहिए। आज की डेट में बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गया है सर, कि पहले लोग गूगल इलिटरेसी भी समझिए ना। हाँ, तो गूगल को तो सुनते थे, अब तो एक नया चैट जीपीटी आ गया, एआई आ गया, और प्लस डेफिनेटली इलिटरेसी में लोग जो कोई तेल बेचता है, मुझे अक्सर क्लिनिक में होता है, सर कोई तेल है क्या? नहीं सर, आपको पता नहीं होगा, लेकिन यूट्यूब में वो फलाना लड़की तेल बेच रही है। अब आप ये बताओ, जिसको कुछ नहीं पता सेक्स के बारे में और वो लड़की होके तेल बेच रही है, या वो लड़की होके कोई सेक्स पावर का टैबलेट बता रही है, तो वो कितनी गलत बात है, और लोग उसको सुन सुन के खरीद भी रहे हैं। सर ये कुछ भी नहीं, ये कुछ भी नहीं है। सर मैं आपका ओपिनियन इस पे चाहूंगा अभी, जो आप मैं अगला टॉपिक यही बोलने वाला था कि द कंजम्पशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन बूस्टर इन द जिम इंडस्ट्री वो इतना ज़्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते। टेस्टोस्टेरोन लेवल तो समझिए ऐसा है कि आप अभी ये टाइम आ चुका है और आने वाले टाइम पे और प्रोमिनेंट हो जाएगा इस बात का कि 30 के बाद लोग वो समझ लिए हैं कि लेना ही पड़ेगा। इन्होंने ये समझ लिया है कि 30 के बाद, उन्होंने दिमाग में बैठा लिया है, लोगों ने कंटेंट बना के बोल दिया है कि 30 के बाद डिक्लाइन होता है तो एक गोली आपको सुबह शाम लेनी पड़ेगी एज अ टेस्टोस्टेरोन बूस्टर।
देखिए शिखर, हर प्रोफेशन में, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो लॉयर हो, चाहे वो जिम ट्रेनर क्यों ना हो, अच्छे और बुरे लोग दोनों जगह पे होते हैं। अब कहने का मतलब ये है कि कुछ जिम ट्रेनर्स रॉन्गली टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स को प्रमोट करते हैं, हम्म, जबकि वो करना नहीं नहीं चाहिए। टेस्टोस्टेरोन आपकी डेली एक्टिविटी या आप कितना वर्कआउट करते हैं या आपका लेवल्स क्या है, उसको मॉनिटर करके ही लेना चाहिए। मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाई है टेस्टोस्टेरोन पे, नेचुरली बूस्ट करने के तरीके भी बताया। अगर आप अपने बॉडी के बिग मसल्स की एक्सरसाइज करते हैं, जैसे पेक्टोरल हो गया या ग्लूट्स हो गए, थाइज हो गए, बैक की बड़ी मसल लैटिसमस डॉर्सी होगी, अगर आप इनकी एक्सरसाइज अच्छे से करते हैं तो नेचुरली भी वो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होते हैं। कुछ फूड भी हो गए, जैसे आपके नॉन वेज आइटम्स हो गए, अनियन हो गया, गार्लिक हो गया, बहुत सारी चीजें आपकी नेचुरली टेस्टोस्टेरोन, हेल्दी फैट्स हो गया। हेल्दी फैट, बहुत सारी चीजें नेचुरली टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करती हैं आपको। हम्म, हाँ, अगर आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं, जैसे मेरे पास आते हैं पेशेंट, मैं बोलता हूँ देखो भाई, तुम इंजीनियर हो, तुमने आईटी इंडस्ट्री में रहना है, भाई तुमने कोई कंपटीशन में तो एंटर नहीं करना। जो जिम वाले ट्रेनर है या जो कोई अच्छे लेवल पर है, जो अच्छा ट्रेनर, उनको चाहिए होता है, दे नीड स्टेरॉइड्स, दे नीड, बिकॉज इट इज देयर प्रोफेशन। भाई मैं डॉक्टर हूँ, मुझे इलाज नहीं करना आएगा तो मैं किस काम का डॉक्टर हूँ? अगर वही ट्रेनर है और वो कोई ऑल इंडिया लेवल पे कंपटीशन में पार्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली उनको अपनी बॉडी ठीक करने के लिए ये सब करना होता है, बट दे नो हाउ टू वॉश इट एज वेल। लेकिन हालांकि मेरे पास काफी ऐसे जिम ट्रेनर्स हैं जिनके इनफर्टिलिटी इश्यूज हो रखे हैं, बट वो बात पब्लिक को कभी बताते नहीं है ना, वो चीज कभी नहीं बताएंगे पब्लिक को कि भाई उनको फर्टिलिटी इश्यूज है, ये इरेक्शन प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ स्टेरॉइड मिसअब्यूज या ये सब चीजों के वजह से। बट आई थिंक दिस अ पार्ट ऑफ देयर प्रोफेशन। तो देखिए उनके लिए वो सही है, क्योंकि उनका वो पार्ट ऑफ प्रोफेशन है ये चीज। जितना भी उन्होंने ट्रेनिंग वर्कआउट के बारे में थोड़ी बात करी इससे ओबेसिटी का टेस्टोन लेवल से, एक मैं और चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा और हम लोग को एक्नॉलेज करें इस बारे में कि द कंजम्पशन ऑफ प्रोसेस फूड ये हमारे टेस्टोन लेवल पे या ओबेसिटी पे या इवन फीमेल्स पे कितना असर करता है, मुझे वो जानना है। देखिए प्रोसेस्ड फूड्स तो हम हमेशा कहते हैं इट इज नॉट हेल्दी और नॉट गुड फॉर द बॉडी, क्योंकि देखिए प्रोसेस्ड फूड में बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो उसको प्रिजर्वेटिव्स डाल के रखे जाते हैं, जी। आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव, लेसिथिन हो गया, सोया हो गया, बहुत सारी चीजें होगी। जब ये सब चीजें रहेंगी, उसमें प्रिजर्वेटिव्स रहेंगी, हाई सॉल्ट होता है काफी बार जिससे कि वो प्रिजर्व हो सके, या हाई तो शुगर या हाई हाई सॉल्ट या शुगर, हाई सॉल्ट प्रिजर्वेटिव्स बहुत प्रोसेस्ड सारे फूड्स में होते हमेशा हैं, रहता है। इमल्सिफायर्स इमल्सिफायर्स हो गए, पाम ऑयल हो गया, बहुत सारी चीजें रहती हैं, तो उसके वजह से डेफिनेटली आपकी बॉडी पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। तो मैं हर एक को कहता हूँ से नो टू प्रोसेस्ड फूड्स, नो मैटर व्हाट, आप प्रोसेस्ड फूड्स को ना ही रखें। प्रोसेस फूड में थोड़ा सा आप ऑडियंस को बताएं कि एग्जांपल ऑफ द प्रोसेस फूड जो आपको लगता है कि ये बिल्कुल देखिए नहीं बेसिकली कैंड फूड्स हो गए, जितने आपके नॉन वेज मतलब मीट्स जो आपके प्रोसेस्ड पड़े हुए हैं, अगर आपको कैन में फिश मिल रहा है या आपको सलामी और ये सब प्रोसेस्ड उसमें मिल रहा है जो आपका प्रिजर्व में मिल रहे हैं, तो ये सब चीजें प्रोसेस्ड फूड हो गए। बहुत सारी बिस्किट रस्क, देखिए रस्क इज कैनॉट बी अ प्रोसेस्ड फूड, है ना। बेसिकली देखिए ये तो आपके कुकीज में आ गए, लेकिन आज की डेट में भी आपका नो मैदा, नो पाम ऑयल, मिलेट्स आ गए। हमारे खुद प्रधानमंत्री जी मिलेट्स को कितना प्रमोट कर रहे हैं। तो अगर आप सर्च करेंगे ब्लिंकिट और इन सब में, मिलेट कुकीज आर अवेलेबल एंड नो मैदा, नो पाम ऑयल कुकीज आर अवेलेबल। लेकिन तब उसको उसमें लोग उसको ये ऑर्डर नहीं करते। ये आप बता रहे हैं कि अवेलेबल है, लेकिन इनकी लाइफ नहीं है। जैसे आप बाहर उतर के देखेंगे तो आप देखेंगे कि सफ़ेद जो मैदा वाले मोमोज है उनकी बिक्री बहुत ज़्यादा है कंपेरेटिवली टू होल व्हीट मोमोज। जो होल व्हीट मोमोज बेच रहा है उसकी लाइन ही लगी हुई है सेम जगह पे, सेम फुटफॉल जहाँ पे दो दुकान लगी हुई है, एक होल व्हीट मोमोज बेच रहा है, दिल बी हार्डली 5 पीपल। और जहाँ पे फुल मैदा बिल्कुल गंदी वाली मेयोनीज, गंदी वाली चटनी अगर हो रही होगी, वहाँ कम से कम 100 लोग खड़े होंगे। भाई मुझे एक चीज बताओ, छोले भटूरे में ज्यादा टेस्ट है कि सूखे काले चने और रोटी में? भैया जहाँ तेल ज्यादा होगा, जहाँ मैदा होगा, ये सब चीजें ज्यादा होगी। मैदा तो रिफाइंड फ्लोर है, जहाँ ये सब होगी तो उसमें टेस्ट ज्यादा होता है, तो लोगों टेस्ट से अट्रैक्ट होते हैं ना भाई। मैंने भैया आपसे बोला कि आप कह रहे हैं ना कि मिलेट्स वाले ऐसे भी आ चुके हैं, वैसे भी आ चुके हैं, तो कोई वो शेल्फ में पड़े रहते हैं, उनकी शेल्फ लाइफ नहीं है। लेकिन ये जो पाम ऑयल लोडेड है, शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, हल्दीराम की भुजिया जिसमें बहुत ज़्यादा नमक है, बहुत ज़्यादा सॉल्ट है, जिससे ब्लड प्रेशर के इश्यूज हो रहे हैं, ट्रांस फैट लोडेड है, सब लोग वही खा रहे हैं। तो मेरा शिखर, हम और तुम बैठ के यहाँ अवेयरनेस ही तो फैला रहे हैं। यही अवेयरनेस तो लोगों तक पहुंचाना है कि कुछ चीजें अवेलेबल हैं जो आपको हेल्दी रख सकती हैं। भाई हर जगह बताया जा रहा है, आप रनिंग करें, आप वर्कआउट करें, आप कार्डियो करें, अपनी एक्सरसाइज करें डेली 30 to 40 मिनट्स, हर जगह बताया जाता है। शायद किसी ना किसी की जिंदगी में फर्क ला सकता है। डेफिनेटली हम तो हमेशा कहते हैं कि प्रोसेस फूड नहीं लेना चाहिए, मैदा नहीं लेना चाहिए, आपको ज्यादा ऑयल कंजम्पशन नहीं रखना चाहिए। लेकिन देखिए डेफिनेटली ये वाली बात है कि लोग खाने के भी बहुत शौकीन है, तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपना जंक फूड तो लोग खाते ही हैं। अब आप देखो कि मैकडोनल्ड के बाहर लाइन लगी रहती है,
तो भाई क्या है, इट इज अ जंक फूड, इट इज नॉट हेल्दी, एवरीवन नोज मैकडॉनल्ड्स इज नॉट हेल्दी, but still people go to eat it, people are very happy, but everyone knows pizza is not healthy, but still it's favorite amongst the children in our country, so because they contain items which please your palate, या डोपामीन हिट कर जाते होंगे। प्लीज योर पैलेट, तो वो खुश हो जाता है, तो उसको और चाहिए वो चीज, ये डेफिनेटली रहता ही रहता है। But देखो आई फील कि एक बैलेंस डाइट होना चाहिए, सब चीजें आप कट ऑफ करके नीरस जिंदगी तो नहीं जी सकते, लेकिन मेरे को ये लगता है कि हाँ आपका 90-95% डाइट जो होता है वो बैलेंस्ड होना चाहिए। मेरा सर हमेशा एक मतलब कॉल रहता है, मैं अपने क्लाइंट्स को भी यही वो समझाता हूँ कि जैसे तुमने पैसे कमा के 500 रुपये पिज़्ज़ा खरीदा है, वैसे ही वर्कआउट करके उस पिज़्ज़ा को खरीदो। कैलोरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ कि अगर तुमने 6 दिन अच्छे से वर्कआउट किया है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करी, मसल बिल्डिंग, कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी सब कुछ किया है, स्विमिंग करी है, बैडमिंटन के लिए जो तुम्हें लगता है कि तुमने वो कैलोरी खर्चा करी है, तो तुम ये पिज़्ज़ा खा सकते हो। बस इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर चलेंगे तो हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या समझते हैं कि हमने पैसे कमा लिया है तो हम पिज़्ज़ा खा सकते हैं, हम स्प्रिंग रोल, चाउमीन, फ्राइड राइस, कुछ भी XYZ जो मतलब प्रोसेस, अल्ट्रा प्रोसेस हो सकता है, हम वो खा सकते हैं। वही दिक्कत है, आप पैसे का घमंड करके अगर आप वो खाने की कोशिश करोगे कि हम कह सकते हैं, तो आप एक ना एक टाइम पे बॉडी बैलेंस क्रिएट नहीं हो पा रहा, अभी भी आपने बर्न नहीं किया तो वो आपकी बॉडी में स्टोर हो जाएगा, क्योंकि आपने बर्न नहीं किया है। तो इम्बैलेंस तब भी हमेशा रहेगा। डेफिनेटली देखो वो लॉन्ग टर्म में आपको इफेक्ट्स मालूम पड़ता है। वंस यू, जब आप यंग होते हो तो आप बहुत कुछ अब्यूज मिस कर लेते हो, चाहे खाना हो, चाहे आपकी बॉडी झेल जाती है, लेकिन एज यू क्रॉस द एज ऑफ 40 धीरे धीरे आपको समझ आता है कि भाई कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें आ रही है, कहीं ना कहीं आप, कुछ लोग तब समझ जाते हैं, कुछ लोग 50 के बाद समझते हैं और कुछ लोग कभी नहीं समझते, तब तक उनको हार्ट में दिक्कत ना हो या इरेक्शन प्रॉब्लम ना हो। तो ये तो देखिए डेफिनेटली शिखर पर्सन टू पर्सन मैटर करता है, बट हाँ अवेयरनेस प्रोग्राम शुड ऑलवेज बी देयर, इससे ज्यादा और क्या कह सकते। एक और क्वेश्चन बहुत जो जितने भी मेल्स हैं जो है आईटी में काम करते हैं, वो हमेशा लैपटॉप को हमेशा अपने यहाँ पे पेनिस वाले पार्ट पे रखते हैं हमेशा, और दिन भर उसकी हीटिंग अब्जॉर्ब करते करते ऐसे कुछ करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप वो लैपटॉप लैप इफेक्ट को थोड़ा सा समझाएं। देखिए मैंने जब पॉडकास्ट का स्टार्टिंग हो तब भी मैंने कहा था कि जो टेस्टिस होती हैं वो बॉडी के बाहर होती है मेल में, ठीक है, वो इसीलिए होती है ताकि बॉडी के टेम्परेचर से 2 डिग्री वो कम रह सके, ताकि उसका स्पर्म प्रोडक्शन ऑप्टिमम हो। लेकिन जब आप कंटिन्यूसली हीटेड, ये नॉट नेसेसरी फॉर लैपटॉप ओनली, जो लोग भट्टियों में काम करते हैं, फर्नेसेस में काम करते हैं, हीटेड एनवायरमेंट्स में काम करते हैं, वहां का टेम्परेचर अगर बढ़ेगा चाहे लैपटॉप के इफेक्ट से भी, तो डेफिनेटली थर्मोजेनेसिस होगा और टेस्टिकुलर टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पर्म प्रोडक्शन इफेक्ट होगा। तो डेफिनेटली मैं आईटी वालों को तो भी लैपटॉप आप डेस्क में रख के काम करें, नहीं तो आजकल लैपटॉप के नीचे फैंस रखने के लिए आ गए, दैट इज अ वेरी गुड थिंग टू यूज, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब एक क्वेश्चन और कि जितने भी आईटी वाले हैं वो लेट नाइट बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो रात में बहुत देर तक जग रहे हैं। जब रात में बहुत देर तक जग रहे हैं तो उनकी भी जो हार्मोन्स की साइकिल है वो डिस्टर्ब हो रही है। तो उससे क्या हमारे सेक्सुअल लाइफ में या हमारे इरेक्टाइल डिसफंक्शन पे या फिर हमारे स्पर्म क्वालिटी पे क्या असर पड़ता है? देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है ये। देखिए मैं सारे जो नाइट शिफ्ट आईटी वाले मैं उनको बोलता हूँ, देखिए हमारी बॉडी का होता है सर्केडियन रिदम होती है, ठीक है भाई। अगर आप यूएस शिफ्ट में काम कर रहे हैं इंडिया में बैठ के, लेकिन जब आप पर्दा खोलेंगे तो आपको तो सूरज ही दिखेगा ना सुबह, है ना, या आपको रात ही दिख रही है, लेकिन उनके वहां पे वो दिन हो रहा है। आप सुबह के 3 बजे तक, 4 बजे तक, 5 बजे तक लगे हुए हैं काम पे, लेकिन आपकी जो बॉडी जो अडेप्ट होती है वो बेसिकली बाय विजन देख रही है भाई अभी सूरज है, दिन का टाइम है, तो डेफिनेटली स्लीप कम होती है, इंसोम्निया थोड़ा सा दिक्कत आती है। जब स्लीप इनएडिक्वेट होगा तो आपके हार्मोन्स इफेक्ट होंगे, आपकी बॉडी में स्ट्रेस आएगा, आपको फटीग होगा, टेस्टोस्टेरोन का साइकिल इफेक्ट होगा। तो ये सब चीजें, और सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आईटी वाले बहुत ज्यादा डेस्क जॉब पे रहते हैं, बहुत ज्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, कम से कम 10 से 12 घंटे बैठे रहने का काम है, फिजिकल एक्टिविटी है नहीं, ठीक है, खाना वहीं बैठे बैठे खा लिया, जो मिल गया वो खा लिया, उसमें प्रोटीन इनटेक नहीं देखा, जो है एक बैलेंस डाइट को नहीं देखा, तो उसके वजह से डेफिनेटली आपके हार्मोन्स में फर्क आएगा, आपको इरेक्शन इश्यूज होंगी और डेफिनेटली फर्टिलिटी भी इफेक्ट होता ही होता है। धीरे धीरे आपका मसल मास कम होगा, आपका फैट परसेंटेज बढ़ेगा, चाहे ये सब एक विशियस साइकिल है। जो एक बार शुरू हो गया तो वो फिर एक के बाद एक चीज चलती रहती है, कहीं ना कहीं आपको वो साइकिल ब्रेक करनी है। मैं सबको बोलता हूँ कि एक जिंदगी में बहुत आगे बढ़ गए, एक यूटर्न लेना बहुत जरूरी है। कम बैक टू द बेसिक्स, कि जिसमें लिखा था वेक अप अर्ली, ब्रश योर टीथ डेली, कट योर नेल्स, टेक बाथ रेगुलरली, उसमें 2 बातें और लिखी थी, वर्कआउट रेगुलरली एंड फॉलो अ बैलेंस डाइट। अगर ये काम कर रहे होंगे तो आप 90% ऑफ द प्रॉब्लम से दूर रहेंगे। नहीं तो फिर ये अगर वर्कआउट नहीं है, फिर डाइट अगर बैलेंस डाइट नहीं है, तो वो एक ऐसी चीजें निकल के आएंगी ना, जो मैं ये जो बोलता हूँ, जितनी हम लोग ये बातें कर रहे हैं, पीसीओडी, थायराइड, डायबिटीज, फैटी लीवर, कोलेस्ट्रॉल, ये सब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं।
बेसिकली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है और कुछ नहीं है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं हर पेशेंट विद इरेक्टाइल डिस्फंक्शन सबसे पहले यही कहता हूँ, भैया लाइफस्टाइल ठीक करें आप। अगर आप 7 घंटे नींद नहीं ले रहे हैं, 7 से 8 घंटे, तो सबसे पहले उसको एडिक्वेट करें। स्ट्रेस लेवल कम करें, आप अच्छा डाइट खाएं, बैलेंस नहीं करते वो लोग। हमेशा बोलते हैं कि सर कोई गोली हो बता दीजिए। आपके पास भी ऐसे ही आते होंगे कि सर कोई गोली हो, कोई तेल हो, कोई ट्रीटमेंट हो तो बता दीजिए, मेरे पास ये सब समय नहीं है। और डेली एक्सरसाइज करें। लोगों को गोली चाहिए होती है क्विक काम के लिए। सर देखो ऐसा है कि हफ्ते में 1 ही बार होता है, तो बस अब गोली बता दीजिए, वाइफ उसमें खुश हो जाएगी, या मैं जा रहा हूँ अपने गर्लफ्रेंड से मिलने, तो सर एक गोली बता दीजिए, कम से कम मैं निराश तो ना लौटूं या उसको निराश करके ना लौटूं। लेकिन उसको ये समझ नहीं आता कि वो एक गोली जो वो खाता है, और सबसे बड़ी बात है कि हमारी कंट्री में ड्रग्स पे कोई रेगुलेशन ही नहीं है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि गवर्नमेंट कोई रेगुलेशन, आप अभी केमिस्ट के पास जाओ और अभी उसको बोलो सर मेरे को ना आज सेक्स करना, मुझे गोली दे दो, वो आपको सुहागरा, वायग्रा, दुनिया भर की गोलियां दे देगा, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स कोई नहीं समझता कि उसके कितने सीरियस साइड इफेक्ट्स। मैं चाहता हूं कि आप बताएं उनके साइड इफेक्ट्स। देखिए मैं सबको ये बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ी बात, ये वायग्रा हो गया या टडालाफिल हो गया, जिसे हम सियालिस कहते हैं, मेगालिस कहते हैं, या एवेनेर हो गया, ये सब फॉस्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिटर्स होते हैं। ये ओनली आफ्टर अ प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ यूरोलॉजिस्ट लेना चाहिए। मैं इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको एक सिंपल स्टोरी से बताऊंगा। बहुत साल पहले मैं एक हॉस्पिटल में था, ठीक है, जब मैंने पास ही किया था और हम तब सीनियर रेजिडेंट बने थे, तो एक लड़का आया था मनाली से, और नई नई शादी हुई थी, और उसका पेनिस पूरा सूजा हुआ था और एंगॉज था और बिल्कुल एकदम हालत खराब, पेन में। तो मैंने उससे पूछा हिस्ट्री ली। जब उसकी हिस्ट्री ली तो उसने बोला सर मेरे को 3-4 दिन पहले हम मनाली गए थे, नई नई शादी हुई थी, मेरे को डर था कि मैं वाइफ के साथ कुछ कर पाऊंगा नहीं पाऊंगा। तो मेरा दोस्त है जो फार्मासिस्ट है, जो फार्मेसी की दुकान में बैठता है, केमिस्ट है, मैंने उससे गोली बोली, उसने मुझे गोली दे दी। ठीक है, गोली का नाम तो भी सुहागरा था शायद, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, बहुत सालों बाद, 15-20 साल पुरानी बात। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, बोला गोली खाई। सर मैं तो बिल्कुल शेर, और उसकी वाइफ भी खुश, 1 बार 2 बार 3 बार, मतलब वो लिटरली हाथ जोड़ ली सुबह तक। अच्छा, उन लोगों ने ये रियलाइज नहीं करा कि इरेक्शन तो अच्छा आया और सेक्स भी अच्छा हो रहा है, लेकिन जा क्यों नहीं रहा वापस, ये सारा टाइम इरेक्ट क्यों रह रहा है। तो इन गोलियों का एक मेजर साइड इफेक्ट होता है जिसे हम कहते हैं प्रायापिज्म, माने परसिस्टेंट पेनफुल इरेक्शन। अगर आपका इरेक्शन 4 घंटे से ज्यादा टिक रहा है तो ये अब एबनॉर्मल बन चुका है, और इससे आपके पेनिस को परमानेंट डैमेज हो सकता है। तो वाइफ बहुत खुश, अगले दिन सुबह भी ये चीज धीरे धीरे जब 8-10 घंटे हो गए तो उसको पेन होने लग गया सिवियर। वो वहां पे मनाली के लोकल हॉस्पिटल में गया, तो उन्होंने ये कंडीशन जी बोला सर इसका इलाज यहाँ नहीं हो सकता, आप इसको बड़े जगह ले जाओ। ठीक है, आप कहाँ से, उन्होंने दिल्ली से बोला आप दिल्ली ले जाओ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ वहां पे शायद स्नोफॉल की वजह से बस चलनी बंद हो गई थी, तो दे टुक 48 आवर्स टू कम बैक। फिर हमने उसका सर्जरी करा, अनफॉर्चुनेटली उसको पेनिस में परमानेंट डैमेज हो चुका था। फॉलोअप में आता रहा, 1 साल बाद मालूम पड़ा उसकी वाइफ भी उसको छोड़ के चली गई, डिवोर्स हो गया था। फिर हमने उसका पिनाइल इम्प्लांट लगाया आफ्टर ऑलमोस्ट 1.5 years। समझा तो बहुत रहे थे। फिर उसके फादर ने, मतलब इतना, जब नया नया जब हुआ था, जब वो आया था, तो उसके फार्मासिस्ट फ्रेंड को फोन पे बहुत गाली सुनाई थी कि बोला तूने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी, इसने तो मांगा था, लेकिन तू तो समझदार था, तू बोल सकता था कि डॉक्टर को जाके दिखाओ अगर दिक्कत है तो, क्यों दी तूने वो गोली। तो आप ये समझो कि बहुत छोटी गोली, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स लाइक हेडेक, बॉडी एक, बैक एक, प्रियापिज्म, वाइग्रा के साथ ब्लू विजन, तो ये सब चीजें बहुत ही खतरनाक होती है। और अगर आप हार्ट पेशेंट है और नाइट्रोग्लिसरीन ले रहे हैं तो ये आपके लिए जानलेवा बन सकती है। तो डेफिनेटली ये सब मेडिसिन अंडर द सुपरविजन ऑफ अ यूरोलॉजिस्ट ही लेनी चाहिए, बिना उसके नहीं लेनी चाहिए। ओवर द काउंटर लेने वाली मेडिकेशन होनी ही नहीं चाहिए। एक सर बहुत मतलब आपने काफ़ी इल्यूमिनेट किया लोगों को समझने के लिए कि ऐसा चीज़ें नहीं करनी चाहिए। एक और इंस्टाग्राम में बहुत फेमस कोट चल रहा है, 1 वीक नो सेक्स इज इक्वल टू पावर इंक्रीज। 1 वीक नो सेक्स इज इक्वल टू पावर इंक्रीज, मतलब वो कहते हैं कि 1 हफ्ते तक नहीं करेंगे तो हमारी पावर इंक्रीज हो जाएगी। और इसको कहते हैं कि इसको चाहे नो फैपिंग समझ लीजिए या फिर 1 वीक का गैप ले कर रहे हैं। देखिए इसमें कुछ भी ट्रू नहीं है, ये तो एक मिथ है। अब आप कहोगे कि मैं 1 हफ्ता बेड पे लेटा रहूंगा, मेरे में एनर्जी आ जाएगी और मैं दौड़ने लगूंगा 20 किलोमीटर, तो ये तो सही नहीं है ना। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं होता कि 1 वीक नो सेक्स दैट यू किल इंक्रीज। सेक्स इज अ प्लेजर एक्टिविटी, मैं बार बार कहता हूँ। डोपामिन बढ़ता है, बहुत सारे प्लेजर हार्मोन्स बढ़ते हैं, आपको खुश रखते हैं, एंडोर्फिन्स बढ़ते हैं, तो यू फील हैप्पी। भाई आप सुबह सुबह सेक्स कर रहे हो और अब उसके बाद तो अपना काम स्टार्ट करो, तो आप हस्बैंड भी खुश, वाइफ भी खुश, कहीं तक इफ यू आर एबल टू सेटिस्फाई योर वाइफ, तो बोथ आर हैप्पी। भाई हस्बैंड भी खुशी जाता है। भाई कितनी तो मूवीज में हर जगह लिखा था कि भैया
आप अपने हस्बैंड के को खुश रखें, उसके साथ रेगुलरली करते हैं ताकि वो इधर उधर ना जाए। तो भाई जब आप एक टर्म पे इसको बिलीव करते हो, दूसरे टर्म पे कहते हो कि एक हफ्ते तो मैं नहीं करूंगा, तो भाई अपने पार्टनर का भी सोच लो भाई, ऐसा थोड़ी होता है। एक शब्द जैसे इंस्टाग्राम में जैसे मैंने बताया 1 वीक नो सेक्स है, वैसे एक ना हो जाए पोस्ट नट क्लैरिटी। क्या चीज? पोस्ट नट क्लैरिटी कि आफ्टर रिलीज करने के बाद एकदम से ऐसी क्लैरिटी करती है कि सब बेकार है, कहाँ पे ध्यान देना चाहिए, ये सब में कुछ नहीं रखा है, इसको कहते हैं पोस्ट नट क्लैरिटी। Unfortunately, I have not heard about this term and I don't have, but I'll tell you कि भाई लोगों को ऐसा लगता है मास्टरबेशन करने के बाद बहुत लोगों को ऐसा लगता है जी, बट उसी को पोस्ट नट क्लैरिटी बोलते बट हैं। सेक्स के बाद आई डोंट थिंक सो कि पीपल फील हैप्पी अबाउट इट, बट मेनी ऑफ द पीपल फील हैप्पी आफ्टर मास्टरबेशन एज वेल। ऐसा कोई उसमें वो नहीं है। जनरली जो इंस्टाग्राम पे जैसे लोग बोलते हैं, जो वहाँ पढ़ते हैं, पोस्ट नट क्लैरिटी मतलब होता है कि मास्टरबेशन करने के बाद उनको ऐसा लगता है कि मैंने क्यों कर दिया, गिल्ट, डिप्रेशन से ऐसा होना। गिल्ट और डिप्रेशन तो देखो बहुत लोगों को होता है मास्टरबेशन से, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये कोई गलत हैबिट नहीं है, बट इट शुड नॉट बी एडिक्टिव एंड कंपल्सिव। तो अगर आप सिर्फ अपने प्लेजर के लिए कर रहे हैं तो इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट ये कोई रोज की हैबिट नहीं बननी चाहिए, कोई एडिक्शन नहीं बनना चाहिए जिससे कि आपको गिल्ट फील हो या फटीग फील हो या अपने बारे में लो फील हो। चलिए लास्ट में चाहता हूँ कि आप को थोड़ा सा अपनी मेरी ऑडियंस को ही सुनाएं कि कैसे वो लोग अपने नेचुरल टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट कर सकते हैं और अपनी लाइफ में मोर प्लेजर ला सकते हैं। देखिए, नेचुरली टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज माने बिग मसल ग्रुप्स की एक्सरसाइज, जिसमें आपके चेस्ट हो गए, पेक्टोरल हो गए, आपका शोल्डर्स हो मतलब गए, एक अच्छा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपको करना चाहिए। इसके अलावा आप मिनिमम 30 to 40 मिनट्स एटलीस्ट ब्रिस्क वॉकिंग, नहीं तो रनिंग करें। मैं तो कहता हूँ कि इनफैक्ट ब्रिस्क वॉकिंग इज नॉट मेंट फॉर पीपल लेस देन 50 इयर्स ऑफ एज। ठीक है, वो तो ओल्ड एज के लिए ब्रिस्क वॉकिंग बेटर है, बट यंग एज में एटलीस्ट आप रनिंग करें, आप हेल्दी खाएं, प्रोसेस्ड फूड्स को अवॉइड करें। आप अगर नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेजिटेरियन फूड से आपका टेस्टोस्टेरोन डेफिनेटली बूस्ट होता है। अनियन हो गया, गार्लिक हो गया, ये सब चीज़ों से आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है। तो बेसिकली हेल्दी बैलेंस डाइट से आप हमेशा ठीक रहेंगे। अपना स्लीप रिदम एडिक्वेट रखें भाई, 7 से 8 घंटे की स्लीप लें, टाइम पे सोएं, लेट नाइट बिंजिंग ना करें, जंक फूड से अवॉइड करें, बर्गर पिज्जा इन सबको अवॉइड करें। तो एंड स्मोकिंग एंड अल्कोहल, ये भी आपका टेस्टोस्टेरोन कम करता है। तो डेफिनेटली ये सब चीजों को अगर अवॉइड करेंगे तो आपका टेस्टोस्टेरोन नेचुरली ठीक रहेगा। बट देखिए, हमेशा मैं कहता हूँ लोग सब चीजें टेस्टोस्टेरोन के बारे में बना देते हैं। टेस्टोस्टेरोन इज इंपॉर्टेंट फॉर सेक्स, बट इट इज नॉट एब्सोल्युटली कि यही चाहिए सेक्स के लिए। इस सेक्स के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आपके पार्टनर से कम्युनिकेशन, एक कंपैटिबिलिटी, एक फोर प्ले और एक अच्छा रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है। तो ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करती हैं आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी में। और मैं हमेशा ये कहता हूँ, देखो अगर आपको इरेक्टल डिस्फंक्शन है या प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, तो मैं फीमेल्स को भी कहता हूँ भाई टेक योर हस्बैंड्स टू अ यूरोलॉजिस्ट, व्हाई नॉट, टॉक टू देम। भाई ऑफेंड फील करेंगे उससे क्या, आप जिंदगी भर की सफरिंग करेंगे, जिंदगी भर मतलब परेशान यू होने से विल फील बेहतर बैड। है और मैं ट्रूली बताता हूँ, आज की डेट में इफ यू सी रिसेंट एक टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था, गाजियाबाद टॉप्स इन द लिस्ट ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। आई वाज सरप्राइज्ड टू रीड दैट आर्टिकल। तो सी नाउडेज वेंचरिंग आउट इज नॉट अ वेरी बिग थिंग। तो मुझे ये लगता है कि इफ यू टॉक टू योर पार्टनर ओपनली एंड अगर कोई प्रॉब्लम से उसको रिजॉल्व करे, और देखिए काफी बार चीजें अगर आपको लगती है कि घर की चार दीवारी में रिजॉल्व नहीं हो रही है, तो उसको रिजॉल्व आपको अपने यूरोलॉजिस्ट या सेक्सोलॉजिस्ट के पास करना चाहिए, ना ही अपने पड़ोसियों के पास या अपने दोस्तों के पास या रिलेटिव्स के पास। क्योंकि एक डॉक्टर जो एडवाइस दे सकता है, जो प्रॉब्लम समझ सकता है, जो हम बैठ के काउंसलिंग करते हैं अपने क्लिनिक में और हम दोनों का पक्ष सुनते हैं, तो उससे फर्क पड़ता है। साइंस पे ट्रीटमेंट करना और ये जादू ये या फिर नुस्खे उसके से करने में देयर अ वेरी बिग डिफरेंस। कि आप जैसे एक इंटेलेक्चुअल एक्सपीरियंस्ड 15-20 साल का पढ़ने के बाद एक इंसान से करने से, और जो दीवार पे लिखा हुआ गुप्त रोग विशेषज्ञ में जो लिखा होता है उसमें बहुत अंतर होता तो है। डिग्री पढ़िए ना, डिग्री समझिए। देखिए आज की डेट में मैं हर एक को कहता हूँ, कितने फेक डॉक्टर्स हैं हमारे इंडिया में। मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ, नोएडा की बात कर लूँ तो इतने सारे फेक मिलेंगे। आप अपने डॉक्टर का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर ऑनलाइन सर्च करें, आपको उनकी डिटेल्ड डिग्रीज मालूम पड़ेंगी। कुछ लोग एमडी लिखते हैं, वो होते भी नहीं है, या कुछ ऐसी डिग्री लिखते, तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर से सर्च करिए, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है भाई, पावर तो आप ही के हाथ में इंटरनेट। अगर आप इंटरनेट में बैठ के पॉन सर्च कर सकते हैं, डॉक्टर की क्वालिफिकेशन भी तो सर्च कर ही सकते हैं। भाई आप जेन्युइन डॉक्टर के पास जाए, वो आपको एडवाइस देगा जो किताबों में लिखी है। देखिए किताबें लाखों करोड़ों लोगों से बनती है भाई, उन पे स्टडी होके, ना कि ऐसे कि भाई कोई मैंने कुछ बोल दिया और वो बन गए। तो आप उनको कंसल्ट करें, अपनी प्रॉब्लम समझे। और देखिए काफी बार
अगर मैरिज इश्यूज है तो आप काउंसलर से भी मिल सकते हैं, मैरिज काउंसलर से भी मिल सकते हैं, भाई किसी को मैरिज इश्यूज हो रही है, फैमिली इश्यूज है, वो भी है. बट आई थिंक a healthy sexual life is very important, and all males should understand that if you are having sexual problems, do not hesitate to visit a urologist, because it is very important that you be the only person to give pleasure to your wife. So that is very important, I think. नहीं तो Consult फिर doctor. बहुत सारे इश्यूज हैं, फिर डिवोर्स, मैरिज इश्यूज, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इधर उधर जैसे आप बता रहे हैं Relationships are very fragile today, शिखर. आजकल बहुत fragile हो गए, because pleasures आज की डेट में easy हो गया है ढूंढना. पहले एक सोसाइटी रिजर्व थी, आप आज इंटरनेट में कुछ भी सर्च करें आपको सब कुछ मिलेगा. तो सबसे बड़ी बात ये है कि एक्सपोजर इज वास्ट. इट कैन बी फॉर द राइट रीजंस, लाइक वी आर डूइंग अ पॉडकास्ट एंड लोग पीपल आर गेटिंग जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, और इट कैन बी फॉर द रॉन्ग रीजंस कि भाई लोग कोई तेल बेच रहा है, कोई ये बोल रहा है ऐसे करने से पेनिस बड़ा हो जाएगा, ये करने से ऐसा हो जाएगा. तो हर जगह पे दोनों बहुत चीजें जगह मतलब मैंने देखा है कि मतलब सही जगह जाना, जैसे मतलब कि 99 मैं हर जो, चाहे वो फैट लॉस केस में हो, चाहे वो सेक्सुअल लाइफ में केस में हो, कि 99 झूठ है, सच सिर्फ एक है कि आपको फिजिकल एक्टिविटी, खान पान करना, अगर कुछ नहीं हो तो आप डॉक्टर के पास जाओ, वरना 99 झूठ है. जैसे मतलब सुहागरा, वाइगरा, डॉक्टर वो विशेषज्ञ, ये तेल वो तेल, ये गोली वो गोली, न जाने कितनी चीजें, टेस्टोस्टेरोन, फैट बर्नर्स, ऐसा वैसा, इतनी चीजें हैं ना कि आपके सोच के परे है. कि आपको भी, मैं बता रहा हूँ कि आपको भी नहीं पता होगा कि कितनी चीजें खुल चुकी हैं. देखिए, हॉर्स पावर न जाने कैसे किसी टैबलेट्स आती हैं और लोग उसको हमेशा अपने पास हिडन करके रखते हैं, करने से पहले लेते हैं, सब चीजें करते हैं. मैं वही कह रहा हूँ, आप तो सिर्फ साइंस से एक रास्ता जानते हो, लेकिन बाहर मार्केट में 99 झूठ चल रहे हैं. देखिए, वेट लॉस का एक ही तरीका है, डाइट कंट्रोल एंड एक्सरसाइज. मानते नहीं, तीसरा कोई तरीका नहीं है. आप सप्लीमेंट्स लो, चाहे फैट बर्नर लो, चाहे कुछ भी लो, ये सब एडजंक्ट्स है. लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है एक्सरसाइज एंड डाइट कंट्रोल. अगर आप डाइट कंट्रोल नहीं करेंगे, आप बैठ के छोले भटूरे खा रहे हैं और बैठ के फिर जिम में दौड़ रहे हैं 4 किलोमीटर, तो उससे आप पतले नहीं होंगे. आप बैठ के अल्कोहल इंटेक एक्सेसिव है आपका, आप स्मोक कर रहे हैं, आप पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, ओवरऑल लाइफस्टाइल चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट. is the only way not only to reduce the fat but also maintain that fat only. जी. मेरा जैसे मैं हमेशा एक पॉडकास्ट में अपना हीरोइक इंट्रोडक्शन देता हूँ, मैंने अपना बनाया है हीरोइक इंट्रोडक्शन कि माय नेम इज शिखर सक्सेना, आई हेल्प पीपल टू लूज 10 kg in 100 days without use of any pill, capsule, injection, powder, weight loss shake, fat burner, detoxing, avocado, broccoli, intermittent fasting, keto diet, measuring of food, counting of calories, मेथी दाना, जीरा वाटर, ओजम्पिक, मुंजारो एंड हर्बल लाइफ. बहुत बढ़िया. इतना तो आपने रटा, तो अच्छी बात है. तो नेचुरली तो मैं वही कह रहा हूँ कि जब वो लोग मेरे से सुनते हैं ना कि शिखर अगर ये सब नहीं, क्योंकि हर कोई यही सब ट्राई कर रहा है, अगर ये सब नहीं तो फिर क्या, तब मैं समझाता हूँ कि द ओनली वे इज योर लाइफस्टाइल चेंज. आप थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी कर लो. मैं नहीं कह रहा हूँ एकदम से जिम चले जाओ, लेकिन इट कैन बी स्विमिंग, इट कैन बी बॉडी वेट वर्कआउट, इट कैन बी अ नॉर्मल जॉगिंग, इट कैन बी एनीथिंग. लेकिन मूव तो करो, अपने कुशन से, नेटफ्लिक्स से हटा के थोड़े बाहर निकलो, तो सांस तो लो जाके बाहर, पहली बात. दूसरा, हमेशा पैकेज वाली चीजों को अवॉइड करो, जितना हो सके प्रोसेस फूड को अवॉइड करो, और अपना स्लीप साइकिल बेहतर रखो. अगर तुमने ये 3 काम कर लिया तो धीरे धीरे करके तुम्हारा हर दिन अगर 100 ग्राम भी कम होगा तो वो 100 दिन में 10 किलो घट जाएगा. तुम्हें टेंशन की जरूरत नहीं. तुम जितनी भी चीजें बाय हुक और बाय क्रूक तुम वजन घटाने के लिए ट्राई कर रहे हो, वो बाउंस बैक होना ही होना है. ये मेरे से लिख के ले लो. देखो, सही बात है. देखो, हमेशा जो चीजें होती है, बट देखो बहुत बार शिखर ऑप्शंस नहीं होते लोगों के पास. एंड डेफिनेटली मैं ये कहता हूँ कि भाई बैलेंस डाइट तो रखनी ही चाहिए. अब जैसे हम बात करते हैं कि डेफिनेटली आपको आलू के चिप्स नहीं खाने चाहिए, ये तो आपको पता ही है कि भाई चिप्स के पैकेट और ये सब दे आर नॉट गुड. बट ऑन द कॉन्ट्री मखानास आर गुड, फॉक्सनट्स आर गुड, आप उसको ले सकते हो. मैंने एक जैसे हमने बताया, ये वही समझदारी वाली बात है. मैंने खाने को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है किसी को भी समझाने के लिए. वन इज कॉल्ड लिविंग फूड, डेड फूड. लिविंग फूड मतलब पैकेट आइटम भी छोड़ दीजिए. लिविंग फूड क्लोज टू मदर नेचर, डेड फूड फार अवे फ्रॉम द नेचर. जैसे मखाने अगर पैकेट में आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, इट इज क्लोज टू मदर नेचर. बट अगर वही चिप्स के पैकेट आ रहे हैं, पहले आलू बना, फिर उसको जो है फ्राई किया, सब कुछ प्रोसेस करने के बाद फिर वहां जा रहे हैं, चिप्स बन रहे, तले जा रहे हैं, तो लिविंग फूड, डेड फूड समझो कि समथिंग व्हिच इज क्लोज टू मदर नेचर विल ऑलवेज बी इन फेवर ऑफ योर हार्मोन हेल्थ, योर ओवरऑल फिजिकल, आपके हेल्थ के लिए सिंकअप है. हर खाने का एक जेनेटिक कोड है, वो आपकी जेनेटिक से, आपकी बॉडी कोड से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है. अगर वो क्लोज है तो बॉडी आसानी से उसको डिकोड कर ले जाएगी और आपकी बॉडी में कोई दिक्कत नहीं करेगी. लेकिन जितना वो दूर रहेगा, आपको रसमलाई खानी, रसमलाई खा लीजिए, मना नहीं करूंगा मैं. लेकिन अगर आप वेनिला आइसक्रीम विद ब्राउनी खाएंगे
तो मैं बोलूंगा कि यू हैव टू अर्न दिस। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ये भी बुरा है, मत खाओ, मैं कह रहा हूँ चीट डेज रखते हैं हम हाँ, लोग, चीट डेज होते हैं कि भाई मैं कह रहा हूँ सर आपने आपको रखा तो सही आप बात। खाओ। मैं भी ऐसा हूँ कि दिल्ली में रहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं छोले भटूरे नहीं खाता, हम्म, या मैं जो है सोया चाप तो you बिल्कुल नहीं have to खाता। earn Earn lot of something। things पैसे हमेशा। कमा रहे हो तो ये हाँ, खरीद रहे हो। वैसे हाँ, बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तो कहता हूँ, मेरे इतने से ऐसे एनालॉजी से मैं सबको समझाता हूँ कि मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी तुम्हें इकट्ठा कर रहा है ये काला धन है, हम्म, तुमने इसका टैक्स नहीं भरा है, हम्म। तुम इसका टैक्स भर दो, कोई दिक्कत नहीं। Recently मैंने पढ़ा था जॉन अब्राहम is not had even a single pinch of sugar in the last 43 years। तो imagine करो तो कितना मुझे मतलब लगा कि so ये everyone knows कि भाई sugar is bad for your health। मुझे especially लगता है कि processed। सर एक मतलब वो ऐसे एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स है, पर लगता है कि एक हम्म। नॉन सस्टेनेबल है। जिंदगी में होली दिवाली सब आएगा, आप हर जगह ना नहीं कर सकते हो। हाँ नहीं वो देखो हाँ देखो हमेशा ये चीज है ना कि प्रैक्टिकल और ये चीज के लिए भाई जॉन अब्राहम को एब्स चाहिए उसकी एक्टिंग के लिए, वो 4 घंटे जिम में बताएगा इसके लिए। भाई मेरे को और आपको अपना घर चलाना है, वो हमारे प्रोफेशन से, मैं डॉक्टर हूँ, आप न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट है, तो भाई आपको अपने हिसाब से चलाना है। भाई हमको तो कोई मूवी में देखे ऐड करके तो नहीं करा। तो मैं सब लोगों को बोलते रियलिस्टिक गोल्स बनाओ, अनरियलिस्टिक गोल्स मत बनाओ कि भाई वो करता है उसको देख के मैं कर लूंगा, नहीं हो पाएगा। आपको आपकी बॉडी की क्षमता पता होनी बहुत चाहिए। लोग ये काम करते हैं कि मैं आपको फैट लॉस करने के लिए स्किपिंग ऑफ डिनर्स, अगेन अच्छी बात नहीं है। रोटी चावल छोड़ देना, अगेन अच्छी बात नहीं है। या फिर मान लीजिए ब्रेकफास्ट स्किप कर देना, अगेन ये अच्छी बात नहीं। इंटरमिटेंट फास्टिंग करना, कीटो, आजकल लोग कितना कीटो करो, और कीटो जो पहले करते थे आज उसके साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, अब आ रहे हैं उसके साइड इफेक्ट्स कीटो के कि भाई इनफैक्ट कीटो डाइट हैज कॉज्ड इरेक्शन इश्यूज, बहुत सारी चीजें आ रही हैं, मसल लॉस, बहुत सारी चीजें। प्रोटीन और फैट इतनी 90% मात्रा में, अगर 2000 कैलोरी के हिसाब से 90% प्रोटीन और फैट जाएगा, सिर्फ 10% कार्बोहाइड्रेट जाएगा बॉडी में, तो आपके लीवर और किडनी पे कितना लोड पड़ेगा उसको पचाने के लिए। द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन फैट इज अ वेरी लॉन्गर प्रोसेस इन द बॉडी कंपैरेटिवली टू कार्ब। मैं तो हमेशा कहता हूँ ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइट इन योर होल डे। एंड मैं जिनको मतलब इरेक्शन इश्यूज ये सब, मैं बोलता हूँ सर ब्रेकफास्ट कभी स्किप मत करिए, हैव अ गुड ब्रेकफास्ट बट हेल्दी ब्रेकफास्ट। बट ऐसा नहीं है कि आप ब्रेकफास्ट स्किप ही कर दें पूरा का पूरा। अब जैसे तो लोग वेट लॉस के चक्कर में खाना ही छोड़ देते हैं, वही रोटी छोड़ दी, चावल छोड़ दी, नहीं, रिड्यूस योर पोर्शंस, बैलेंस डाइट रखेंगे तो क्रेविंग्स नहीं आती है। लोग क्या कहते हैं 1 मील अ डे पे, अभी शाहरुख खान ने बोल दिया वो मैड डाइट कि मैं 1 मील अ डे लेता हूँ, तो वो लोग 1 मील ऑफ डे पे शिफ्ट हो चुके हैं कि 1 मील। लेकिन मैं कह रहा हूँ आपकी सर्टेन रिक्वायरमेंट, ट्रैवल करते हो, नोएडा से गुड़गांव जाते हो, इधर करते हो, आपकी बॉडी को वर्कआउट करो, आपकी बॉडी की सर्टेन रिक्वायरमेंट है, नरिशमेंट कौन फुलफिल करेगा? तो देयर आर एन नंबर, मतलब कि 99 झूठ है। हम लोग कितना भी बात कर लें, कितना भी रिकॉर्ड कर लें, जिस तक ये बात पहुंच जाएगी वो कर लेगा। लेकिन देयर विल बी एक और मार्केट है जो गंद फैलाने में लगा हुआ है, और वो गंद इतनी ज्यादा, मतलब कि झूठ बहुत जल्दी फैलता है, सच को थोड़ा समय लगता है। लेकिन देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, बॉडी शेमिंग भी होता है ना। देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि आप और मैं बोल रहे हैं जो उसको 100 डे में रिजल्ट दे रहे हैं, भाई लोग 10 दिन में रिजल्ट देने के लिए बैठे हुए हैं, है ना? भाई जो 10 दिन में रिजल्ट देने के लिए बैठे हैं, भाई आधी से ज्यादा दुनिया आज की डेट में कह रही है भाई ओलंपिक लगा के वो देख रहे हैं कि अरे भैया ये इतना पतला हो गया। ये पॉडकास्ट आज डेट पे रिकॉर्ड हो रहा है, आप देख लीजिए आने वाले 5 साल पे जैसे स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, वैसे देखना ओलंपिक के और मुंजारो के साइड इफेक्ट्स आने वाले हैं। अब तो इंडियन प्रोड्यूस ओलंपिक आ गए। हाँ। तो भाई लोगों को एक फैसिनेशन है इन सब चीजों के बारे में, लेकिन उनको ये लग रहा है भाई ये इंजेक्शन लगा लिया तो बस अब मेरा भैया पतला हो गया, मैं मुझे दौड़ने की जरूरत नहीं है, मैं साथ में कुछ करने की जरूरत नहीं, मेरी बॉडी अपने आप फैट बन के सो रहा हूं, मैं फैट बर्न करती हूं, मैं सोच रहा हूं फैट बर्न करती है। तो ये चीजें जो एक मिसकम्युनिकेशन है, लुकिंग एट द सेलिब्रिटीज एंड अदर थिंग्स। होता ना हिंदी में बहुत मुहावरे पढ़े हैं, है ना, जो मतलब तो हिंदी मीडियम नहीं था लेकिन फिर भी हिंदी पढ़े थे, जल्दी काम शैतान का। तो तुम कुछ भी करो, चाहे स्टेरॉइड अब्यूज समझ लो, चाहे वो ओलंपिक से समझ लो, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। और फिटनेस कभी भी पैसे से कमाई नहीं जाती। मैं हर पॉडकास्ट में एक स्टेटमेंट मेरा हमेशा रहता है कि अगर फिटनेस पैसों से खरीदी जा सकती होती तो मुकेश अंबानी, ऋतिक रोशन की बॉडी होती या जॉन अब्राहम की बॉडी होती। देखो डेफिनेटली वाली बात है, तुम पैसे से नहीं कमाते, तुम जिस भी देयर भी आपको पता नहीं है, देयर विल बी ऐसे बहुत सारी फीमेल मेकअप जिनके सैलून्स है ना, तो वो मेरे मेकअप के लिए आती हैं, तो वो जब बाल का एक्सटेंशन लगवाती है ना, तो वो साथ ही साथ इसलिए वजन घटानी, तो उन्होंने एक और सर्विस शुरू कर देगी, स्लिमिंग किट्स। इफ यू हर्ड अबाउट स्लिमिंग किट्स की एक बोतल ये, एक बोतल ये, एक बोतल ये सुबह दोपहर शाम आपको खाना खाने के बाद ऐसे लेनी है या पहले लेनी है, ये स्लिमिंग किट चालू कर दी गई है। और वो आपको पता है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उसकी बेरली 100 रुपीज होती होगी, लेकिन उसकी बिकते 2000 रुपए की, कि आप भी आना, आप आते रहोगे, ये लेते रहोगे, तो एक्स्ट्रा रेवेन्यू के लिए करो। तो चलिए, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत मतलब एक्नॉलेज किया, बहुत ज़्यादा आपने इल्यूमिनेट किया लोगों को, बहुत ज़्यादा नॉलेज आपने दी।
और मैं चाहता हूँ कि इस पॉडकास्ट की तरह आप लोग थोड़ा सा एक्शन लें अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो सेक्सुअल हेल्थ में हो, चाहे वो ओबेसिटी पे हो, और सही एक्शन लें। गलत रास्ते बहुत हैं, लेकिन एक बार सही एक्शन लें। अगर किसी को भी कोई भी दिक्कत हो अबाउट सेक्सुअल लाइफ या ओबेसिटी रिलेटेड, तो ओबेसिटी रिलेटेड मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर सेक्सुअल के बारे में अपने यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहते हैं तो इनका नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जब चाहें तब इनसे कॉन्टैक्ट करके इनसे कंसल्टेशन ले सकते हैं, इनसे प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जिस भी एंगल से आप चाहें। और सब कुछ कॉन्फिडेंशियल रहता है, ऐसा कोई नहीं है कि आपकी डिटेल्स लीक होंगी। आप आराम से इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। हम लोग नेक्स्ट पॉडकास्ट मिलते हैं। मैं ज़रूर एक और वैल्यूएबल पॉडकास्ट लेके आऊँगा, जिससे आपकी लाइफ में, आपकी ओबेसिटी लाइफ में कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू।